अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी वीरान सी जगह पर पाया, जहां किसी को ना पाकर इसकी सांसें अटकी थी। सर दर्द से दुख रहा था और याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। वो जो कोई भी था आहिस्ता से इसके पास आकर बैठा और अब वो इसकी नज़रें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर रही थी। तभी इसे लगा कोई ठंडा लम्स इसके पैरों को छू रहा है। इससे ये नाटक मज़ीद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो कोई भी था अपने ठंडे हाथ इसके पैरों से लगा रहा था। वो डर रही थी, मगर इसमें इतनी सकत भी ना थी कि वो चीख चला सके। बेबी आंखें खोलो ना। इसकी गर्दन में उंगली फेरते हुए इस आदमी ने सरसराते हुए लहजे में इसके कान के पास सरगोशी की। वो इसका कान अपने लबों में दबाया था। एक सिसकी थी जो इसके लबों से निकली थी। इसने बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस आदमी ने झुककर इसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और फिर नाक और गाल से होते हुए उसके लबों तक आया था। उसका हाथ लबों से हटाना चाहा, मगर इसने फौरन इसे अपने हाथों से इसका हाथ रोक लिया था। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, वो मनमनाई। मगर इससे पहले ही वो उसके नाजुक लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया था। वो आस्ता आस्ता इसके होंठों का जाम अपने अंदर अंडेल रहा था। दूसरा हाथ इसका जिस्म पर चल रहा था और वो तकलीफ से तड़प रही थी। इरहा बेबी, मेरी दुनिया में खुश आमदीद। इसकी शारक पर लब रखता वो इससे दूर हुआ तो कई आंसू उसके गाल को भिगो चुके थे। अरे रो क्यों रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे कुछ मत करना, देखो प्लीज। इसके अपने सीने की तरफ बढ़ते हाथ थाम कर इसने इल्तिजा की थी। जानना नहीं चाहोगी कौन हूँ मैं, जो तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन बैठा है? इसके होंठों पर अंगूठा फेरते हुए पुरसरार सा मुस्कुराया था। कौन हो तुम? अपना आप इसे चढ़वाते इसने हकलाते हुए सवाल किया तो सामने वाले की शातिर निगाहों में एक तपिश सी लिपकी थी। बता दूं कौन हूं मैं? इसके कान के पास झुकते हुए उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा तो वो फौरन से हाँ में सर हिला गई। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे दिल तो कर रहा है कि अभी तुम में समा जाओ, मगर बिना निकाह के शायद तुम पर अपना हक जमाना कुछ खास मजा नहीं देगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ, मगर तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। इसका चेहरा मुट्ठी में दबोचे वो सख्त लहजे में बोला तो इरहा को लगा इसकी सांसें रुक जाएंगी। अब तुम तब तक यहाँ कैद रहोगे जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। और हाँ, वो अपनी बात कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ था और एकदम से रुका। तुम्हारे माँ बाप और वो बेचारा मंगेतर बहुत परेशान है। अगर तुम इन्हें देखना चाहती हो और यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद को मुझसे देना होगा। मैं तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन जाऊंगा और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इसी दिन तुम अपने माँ बाप का चेहरा देख सकोगी। अब चाहे इस सब में तुम्हें दिन लगे, हफ्ते लगे या महीने या साल, हो सकता है इतने वक्त में तुम्हारे माँ बाप मर जाएं और तुम इन्हें देख ना सको। कुछ भी हो सकता है, मगर इतना याद रखना, मेरी दुनिया से अब रिहाई मुमकिन नहीं है। इसके लबों को छूता वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और इसके जाते ही वो सिसक उठी थी। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। कल जहाँ शादी के शादियाने बजने वाले थे, वहाँ आज मातम का समा था। मेरी बच्ची को ले आए शम्स साहब, कैसे भी करके ले आए। कहाँ से लाऊं मैं बख्त? कहाँ से अगवा हुआ है इसका? जबरदस्ती लेकर गए हैं, कोई मुतालबा भी नहीं हुआ। पुलिस ढूंढ रही है इसे। वो खुद टूट फूट का शिकार था, अपनी बीवी को तसल्ली कहाँ से देते? अम्मी, वो मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो सिद्रा की बात पर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया था। सब बर्बाद हो गया है। सब मुआशरा थूकेगा हम पर, हमारी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देगा ये मुआशरा। क्या गलती थी इसकी? क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? मेरी बच्ची का तो मेरी बच्ची ला दो, खुदा का वास्ता है, मुझे मेरी बच्ची ला दो। वो रोती सिसकती जा रही थी, अपनी हालत ख़राब कर ली थी, मगर वहाँ सुनने वाला कोई भी ना था। वो सब बेबस थे। सिद्रा, माँ को अंदर लेकर जाएं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शायद कोई सुराग मिला हो। बस सगीर भाई कैसे हैं? अब पागल हो गया है, ढूंढता फिर रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ भी, अगर मैं हार मान गया तो टूट जाएगा वो भी। मेरी बेटी अभी तक नहीं मिल पाई। आप परेशान ना हो, आप देखना जल्दी आ जाएगी आप ही। इन्हें तसल्ली तो दे दी थी, मगर इसका अपना खुद का दिल रो रहा था, क्यों इनकी खुशियों को नजर लग गई थी। कमरे में लाल रंग की हल्की रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को रोमानी बना रही थी। बिस्तर पर लेटे जमील ने मखमूर आंखों से सामने देखा, जहां ड्रेसिंग के सामने वह हसीना खड़ी थी। वास्ते से कदम बढ़ाते हुए इसकी जाने बढ़े थे। इससे पहले वो अपना अगला अमल करता, बजते फोन ने इसका मूड खराब कर दिया था। वो बदमजाज होकर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने इसे दो सोफे पर वो बुर्जुमान नजर आया था। एक हाथ सोफे के फुश पर फैलाए, दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। आगे इस तवाइफ के पास है गंदगी करके इसके लहजे में जमील के लिए हकारत ही बॉस। वो इसने कुछ कहना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से इसे रोक गया था। क्या कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये जो कुत्ते तुम्हारी मालकिन को ढूंढ रहे हैं इनका मुंह बंद करवाओ। जी किंग, ताबेदारी का मुजाहरा करता हुआ उल्टे कदम वापस हुआ था, मगर चेहरे के तासुरात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी रंगीन रात की बर्बादी से पसंद नहीं आई।
क्या हुआ, इतना क्यों लटका हुआ है मुँह? वो बाहर आया तो सुबहान की बकवास ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। कितनी मुश्किल से बाहर आती है वो, और किंग के इस मसले की वजह से सुकून भी नहीं ले सकता मैं। इसका मूड ख़राब था। रिलैक्स, एक बार ये मसला हल हो जाए फिर तो मौज ही मौज। और वैसे भी ऐसा तो पहली बार हुआ है कि अपने बॉस को कोई पसंद आई हो। हाँ, पसंद आई है, वो भी एक पुलिस अफ़सर की होने वाली बीवी। अभी वो एक नया-नया ऑफ़िसर बना है, इसकी पहुँच इतनी नहीं है जितनी अब अपने बॉस की है। वो पाताल में भी चले जाएगा ना, तब भी नहीं ढूँढ पाएगा अपनी मंगेतर को। सुबहान के लहजे में गरूर था। इसकी बात पर जमील सर झटक कर कुर्सी पर बैठ गया। मूड तो सारा ख़राब हो चुका था। चल ना यार, मूड तो ख़राब मत कर। इसके कंधे पर हाथ मारते सुबहान ने कहा तो वह बस सर हिला कर रह गया था। अब क्या बताता है, इस एक रात के लिए इसने कितने पैसे देकर वो आया था? कुछ खाएगा या बस यूँ ही मुँह लटकाए बैठा रहेगा? मैंने लाख से ऊपर दिए थे इससे मिलने के लिए और सब बर्बाद हो गया। तू जानता है अपना काम, फिर भी तू बता मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? शादी कर ले। सुबहान के मशवरे पर इसे आग ही लग गई थी, मगर कुछ बोलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। वैसे जमील, तूने कभी सोचा है कि किंग आखिर दिखता कैसा होगा? नहीं, पहले सोचता था मगर फिर इस चीज़ को सोचना छोड़ दिया क्योंकि मुझे चिढ़ होने लगी थी। वो काम करता है और काम माँगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी जैसे इसका मास्क है सख्त, वैसे ही इसका दिल है पत्थर जैसा। मुझे इस मामले में तो मोहब्बत कहीं नज़र ही नहीं आती। वो न जाने कितने सालों से इस काम में था और किंग के साथ था। अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो सब ये कह रहा था। लगता तो मुझे भी यही है, मगर वो किंग है, इसका हर कदम ऐसा होता है कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। देखते हैं अब ये कौन-सा दचका हमें लगने वाला है। खुद को तैयार कर लो। लैपटॉप ऑन करता हुआ अपने काम में मगन हो गया था तो सुबह ने अपने काम शुरू कर दिया। इस छोटे से कमरे में इसका दम घुट रहा था। ज़िंदगी ने कैसे मोड़ पर लाकर इसे खड़ा कर दिया था, इसका तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज से इसकी शादी शुरू होने वाली थी। ढोलकी, माई और मेहंदी निकाह, मगर किस्मत ने जैसे खेल खेला था। चेहरा आंसू से भीग चुका था। हाथ की पूँछ से अपना चेहरा साफ करते इसने सामने टेबल पर रखे खाने को देखा था। कल से वो भूखी थी, इसका दिल तक नहीं कर रहा था कुछ खाए। इसे वापस से घुटने में मुँह दिए वो सिसकी थी। अपने जिस्म पर इस आदमी का रेंगता हाथ इसे अभी तक महसूस हो रहा था। इसे यहाँ से फरार चाहिए थी हर हाल में। ज़िंदगी कितनी पुरसकून थी, अपने माँ-बाप और बहन के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब सफ़ीर इसकी ज़िंदगी में आया, इसके माँ-बाप को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने लम्हा नहीं लगाया था इसका रिश्ता तय करने में। इसकी मंगनी 2 साल थी, इस दौरान इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली और अब इनकी शादी थी। मगर जिस दिन इसे पार्लर जाना था अपने लिए, इसी दिन पार्लर से निकलते ही इसे अगवा कर लिया गया था और वो इसी दिन से यहाँ थी। वैसे तकलीफ़, अज़ियत क्या कुछ ना था जो वो इस वक़्त महसूस कर रही थी। इसने हिम्मत करके खुद को सँभाला और उठकर कमरे का जायज़ा लिया था। चारों ओर नज़र दौड़ाने के बावजूद इसे कुछ नज़र न आया तो मायूस होकर अपनी जगह पर आ बैठी थी। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल खुदा के लिए, वो गिड़गिड़ाते हुए फरियाद कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला था और वो मांस वाला एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुआ था। अभी तक भूखी बैठी हो, क्या मरने का इतना शौक है? इसके पास बैठते किंग ने खाने की प्लेट को देखा था। हाँ, मरना है मुझे, क्योंकि यहाँ से निकल कर तो वैसे भी मैं पल भर मरना है, तो आज ही सही से मार दो मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ, मार दो। इसका हाथ अपनी गर्दन पर रखते हुए वह ज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। किंग ने बगौर इसका ये रद्द-ए-अमल देखा था तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ऐसे कैसे मरने दूँ? अभी तो मरने नहीं दे सकता, पहले तुम्हें अपना बनाना है। इसके बिखरे बाल एक तरफ करते हुए खबासे से हँसा था। नफ़रत है मुझे तुमसे, आई समझ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके सीने पर हाथ मारते हुए चिल्लाई तो किंग ने एक नज़र इसके रोते सिसकते वजूद को देखा। इसकी आंखों से अजीब सी तपिश निकल रही थी। तो तुम्हें मुझसे नफ़रत है? आंखों में सिलकती आग जैसे जज्बात लिए वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला था। इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। तो बस अब तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। बस थोड़ा-सा और इंतज़ार, फिर तुम पछताओगी अपने लफ्ज़ों पर। इसका मुँह मुट्ठी में दबोचे वो गिड़ाया था। इससे पहले मैं मरना पसंद करूँगी। इसकी आँखों में आँखें डाले वो दो बोली थी तो किंग ने एक झटके से इसका चेहरा छोड़ा और वहाँ से निकलता चला गया। गाड़ी के सायरन की आवाज़ चारों ओर गूंजी तो सारे हल्का सा अलर्ट हो गए थे। सर आगे हैं, जल्दी करो। सब लोग अपनी-अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए थे। तभी एक गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हुई थी। तो सबने एक साथ सैल्यूट किया था। एक एहलकार ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक कलर की पैंट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, वो पूरी शान से सामने आया तो सबके हाथ एक साथ माथे पर तक गए थे। सलाम सर, सबको इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया था। उसके अंदर आते ही एक तरफ खड़ा सफ़ीर इसके पीछे लिपका था। सर प्लीज़ मेरी बात सुनें सर। इसकी पुकार पर आगे बढ़ने वाले के कदम रुक गए थे। इसने गर्दन मोड़कर बगौर इस वर्दी में मलबूस अपने नए भर्ती होने वाले ऑफिसर को देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। सर वजदान प्लीज़ मेरी बात सुनें प्लीज़। वो उसके पास आकर गिड़गिड़ाया तो वजदान के माथे पर बलों का इजाफा हुआ था। यूँ गिड़गिड़ाना एक पुलिस वाले को ज़ेब नहीं देता। अंदर चलो। इसे कहते वो अपने साथ ऑफिस की तरफ ले गया था तो वजदान इसके पीछे आया था। कहो क्या मसला हुआ है? सर मेरी मंगेतर लापता है। सर मैंने हर मुमकिन तरीके से इसे ढूंढने की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक ऑफिसर होकर इतने बेबस नहीं हूँ सर, बस मजबूर हूँ। इसकी इज्जत पर आँच आई तो इसके घर वाले मर जाएंगे, तो बेहतर यही है इसे वापस ना ढूंढो। अब तक तो न जाने इसके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। वो बहुत बेरहम था, सब जानते थे। इसकी सुरमई आंखों में कई राज पोशीदा थे।
सर इसे दचका नहीं लगा था इस बात पर, मगर वो फिर भी सहम गया था। मुझसे क्या चाहते हो? आप इस केस को देखिए, वो इल्तिजा कर रहा था। फिर कुछ देर इन वीरान आंखों में देखने वाला इन कुछ देर इन आंखों ने सामने वाले को जांचा था। ठीक है, मुझे अपनी मंगेतर की सारी डिटेल दो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इतना कहते उसने अपनी फाइल ओपन कर ली थी। इशारा था कि अब वो जा सकता है, इसलिए वो खामोशी से वहां से उठ कर निकल गया था। चेहरे पर मलाल मलाल छाया हुआ था। इसके जाते ही वजदान ने नजरें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। फिर फ़ोन निकाल कर उसने एक मखसूस नंबर मिलाया था। हेलो सबूर, मुझे इंस्पेक्टर सफ़ीर की सारी मालूमात चाहिए। कोई ऐसा पहलू ना हो जो हमसे शुबा रह सके। आई समझ? जी बॉस, हो जाएगा। सबूर के जवाब पर उसने सर हिलाकर फ़ोन बंद कर दिया। आंखों में कई सोच के पहलू उभरे थे। आज इसे गायब हुए हफ्ता होने को आया था। जिस घर में शादियाने गूंजने लगे थे, वहाँ सिर्फ मातम था, आंसू थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बख्त बेगम बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी, जबकि शम्स साहब बेचारे इसे ढूंढने के लिए पागल हो रहे थे। वो बड़ी उम्र के थे, थक रहे थे। सिद्रा ने बेचैनी से सामने कमरे की जानिब देखा, जहाँ इसकी माँ बिस्तर से लगी हुई थी। आ जाओ इरहा, प्लीज आ जाओ। देखो तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल हो गया है। इसकी तस्वीर देखते हुए सिसकी थी। कितनी मोहब्बत थी दोनों बहनों में, बचपन से लेकर अब तक। वो ये भी जानती थी कि रिहा को सफ़ीर से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? ये सब का सब कुछ तो बर्बाद हो गया था। वो अकेले रह गए थे। वो खामोशी से एक तरह बैठी रो रही थी। जब दरवाज़ा बजने पर वो चौंकी थी। इस वक्त कौन आ गया? घड़ी में वक्त देखते वक्त वो चौंकी थी और फिर उठकर आंसू साफ करके बाहर आई तो सफ़ीर की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। सिद्रा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीर भाई। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो अंदर दाखिल हुआ। इसके अंदर दाखिल होते ही सिद्रा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सफ़ीर भाई, कुछ पता चला? रिहा का इसे बैठते देखकर वो बेचैनी से पूछने लगी थी। सफ़ी ने नाम में सर हिला दिया। मैंने अपने बड़े ऑफिसर से बात की है सिद्रा, अब देखो क्या होता है। अंकल आंटी ठीक है? ठीक नहीं है, अम्मी की तबीयत ही नहीं संभल रही है। अब्बा भी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कमज़ोर है, नहीं कर सकते कुछ। सब कुछ खो दिया है हमने इरहा के साथ। इसे बताते बताते वो रो दी थी तो सफ़ीर को समझ नहीं आया वो इसे कैसे चुप करवाए। परेशान नहीं हो, मैंने ऊपर बात की है, देखना वो हमें ज़रूर मिलेगी। इसके कंधे पर हाथ रखकर सफ़ीर ने इसे तसल्ली दी तो वो सर हिला कर रह गई थी। आप थक गए होंगे, मैं खाना लाती हूँ, फ्रेश हो जाए। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। सफ़ीर इसकी शर्मिंदगी समझ गया था जब ये खामोशी से सर हिलाकर फ्रेश होने चला गया। जब से रिहा गायब हुई थी, वो शाज़ो नादर ही घर जाता था। अब भी वो सुबह से इसके लिए ख्वार हो रहा था। सिद्रा ने इसे खाना लाकर दिया तो चुपचाप खाना खाने लगा था। दिमाग बिल्कुल कुछ भी सोचने समझने के काबिल फ़िलहाल ना था। सफ़ीर भाई, आप खुद को परेशान मत करें, हल्कान मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को थकाओ मत। इसकी टूटी हालत पर सिद्रा को तरस आया था। वो खुद भी मजबूत बनी हुई थी, क्योंकि अब माँ-बाप का वाहिद सहारा वही थी। इस अंधेरे कमरे में रह कर वो रोशनी को भूल गई थी। वो शख्स इसका साया अब वो शख्स उस वक्त का आया हुआ अभी तक वापस नहीं आया था और वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। आज उसे यहाँ आए हफ्ता हो गया था और ये गुजरा एक हफ्ता इसके लिए किसी साल से कम नहीं था। अजियत, तकलीफ, रो रो कर आंखें भी खुश्क हो गई थी। जिंदा रहना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी जिंदा रहना था। इसकी मजबूरी थी। खाना पानी वक्त पर इसके लिए आ जाता था। वो अभी तक अपने अगवा होने का मकसद समझ नहीं पा रही थी। वो कोई अमीर इतनी लड़की नहीं थी कि जिसकी दौलत के लिए इसे अगवा किया जाए। ये गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही थी। खाने की ट्रे एक तरफ करके अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी और खुद को चादर में छुपा लिया था। इस जगह इसके लिए ज़रूरत थी, हर चीज़ मौजूद थी। हर तरफ अंधेरा था। वो गहरी सोच में थी जब दरवाज़ा खोला था। वो एकदम से सिमटी थी खुद में। उठो, बाहर चलो, किंग का हुक्म है, तुम्हें बाहर लाया जाए। सुबहान की करख्त आवाज़ पर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। सुबहान का चेहरा मास्क में छुपा हुआ था। चादर को अच्छे से लिपटते वो मरे हुए कदमों से इसके हमरा बाहर आए तो इतने दिनों बाद सूरज की रोशनी देख इसकी आंखें चुतिया गई थी। इसने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा था। सुबहान ने पीछे मुड़कर से देखा तो गहरा सांस भरा था। जल्दी करो, फौरन मेरे पीछे आओ। गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ा तो आस्ता से इसके पीछे चलने लगी। अजीब सी सुनसान राहदारी। ये कोई बहुत ही पुराना घर था या कोई इमारत। इसके पीछे चलते चलते हुए कमरे में दाखिल हुए थे। वो बड़ा सा कमरा जिसके बस में एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी। इस टेबल के दूसरे सिरे पर वो बुरशुमान था जिससे इसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद सूरज देखकर? आस्ता से इसे आगे होकर हाथ टेबल पर रखे हुए मजे से बोला तो रिहा का दिल किया कि इसके सामने रखी बोतल से इस शख्स का सर फाड़ दे। जवाब नहीं दोगी? इसे आपस में होंठ बेबस करके देखकर उस पार्लाचे में बोला तो रिहा ने गुस्से से मुंह फेर लिया था। किंग का कहका इस कमरे में गूंजा था। चलो जवाब मत दो, मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। अपनी जगह से उठते वो इसकी जानिब आया तो उसकी अपनी जान खुश्क हुई थी। गैर महसूस अंदाज में इसने अपने कदम पीछे लिए थे, मगर वो ज़्यादा पीछे ना हो सकी क्योंकि वो एक जस्मे इस तक पहुँच कर इसे दीवार से लगा चुका था।
बहुत वक्त ले लिया, अब निकाह की तैयारी करो, आज शाम तुम्हारा निकाह है। इसके चेहरे पर आई लाट को फूंक से पीछे करते हुए वो इसकी जान अपने लफ्जों से निकाल गया था। नहीं करनी तुमसे शादी, मार दो मुझे। इसके सीने पर हाथ मारते हुए चिल्लाई तो किंग ने नागवारी से देखा था। थोड़ी आवाज़ रात के लिए भी बचा के तब ज़्यादा चलाने की ज़रूरत पेश आएगी। ज़ुमानी अंदाज में कहता उसको शर्मिंदा कर गया था। तुमसे नफरत थी और रहेगी, कुछ भी कर लो मगर देखना तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी। गुस्से से कहते उसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। चलो देखते हैं, तुम भी यही हो और मैं भी। इसी आंखों में आंखें डाले वो चैलेंज देने वाले अंदाज में बोलता से आग लगा गया था। सुबहान की हमराही में वो वापस कमरे में आते आते बहुत कुछ सोच चुकी थी। इसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। टेबल पर फाइल फेंकते वो अपनी जगह से उठा तो सबूर भी साथ उठा था। इस केस पर काम करो, मुझे एक काम से जाना है तो कल तक इसे सॉल्व करके रखना। सबूर को हिदायत देता वो अपने अपार्टमेंट आया था। घर में जैसे इसने कदम रखा दिल पर बोझ सा आया था। बिखरा घर, खाली किचन, अपने काम में इतना मगर रहता था इसे ज़रा भी वक्त नहीं था कि वो ये सब कर सके। दूसरा मेड ने अभी नौकरी छोड़ दी थी। वो सारा सामान पैरों से एक तरफ करके वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। काम तो इसने करना था क्योंकि इसे अभी किसी काम से जाना था, इसलिए अभी ये वाला काम नहीं कर सकता था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता वो घर लौट करता अपनी मंजिल पर रवाना हो गया था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। इसके सामने वो दुल्हन का लिबास मौजूद था जिसे इसने खामोशी से उठाया, तैयार होने चल दी। सुबह से खाना देने आया तो उसे दुल्हन के लिबास में देखकर ठटका था मगर बोला कुछ नहीं। आराम से खाना खाकर इसने खुद को तैयार किया और फिर इंतजार करने की बजाय इसने आंखें बंद करके खुद को पुरसकून किया था। दिमाग तेजी से ताने बाने बुन रहा था। रिहा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हर सूरत यहाँ से निकलना है, कुछ भी करके खुद से कहते इसने इसे पल्लू में कुछ छुपाया था। सूरज कब ढल चुका था, वो तैयार हो चुकी थी। दरवाज़ा खोला था, वो एकदम सीधी होकर बैठी, सामने ही सुबहान था। गुड, अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। इसे खामोशी से खड़ा देखता हुआ इसने तंजिया कहा था तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई थी। इसे आगे बढ़ते देखकर जल्दी से इसके आगे आया था ताकि इसे लेकर जा सके। रिहा के पास सिर्फ चंद मिनट थे, इसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। तभी थोड़ा अंधेरी जगह आते ही इसने हाथ में मौजूद वो गोल्डन पीस पूरी कुव्वत से सुबहान के सर पर दे मारा कि वो दर्द से कराहता हुआ एक तरफ गिरा था। बिना इसकी फिक्र किए वो तेजी से बाहर के रास्ते की जाने भागी थी। दिन की रोशनी में देखा गया रास्ता भी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। जब तेजी से भागते हुए समारोह से निकली थी, वही दूसरी तरफ जमील ने हाथ बढ़ाकर सुबहान को उठाया था। नाटक अच्छा करते हो, चलो अब। सुबहान को सहारा देते हुए अंदर की तरफ बढ़ा था। मखमली नाइटी पहने वो इस ढीर उम्र आदमी की बाहों में क्या थी। ये जिंदगी पहले कभी इतनी हसीन नहीं लगी थी। माँ जमीन की कमर पर हाथ रखकर इसे करीब करते इस आदमी ने इसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ तो एक अदा से मुस्कुराती अपनी नाइटी का गाउन उतार चुकी थी। उफ, ये अदा! इसके जिस्म को छूते वो आदमी मदहोश हो रहा था। माँ जमीन ने शराब का गिलास इसके लबों से लगाया तो मदहोश सा अपने सही से पीने लगा था। माँ जबी ने आस्ते से इसकी शर्ट को उतारा था। वो जैसे खुशी से पागल हो गया था। सेठ, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, क्या मजे से यहाँ अपना सामान सप्लाई करे है। उसके गाल पर लब रखते हुए मुस्कुरा कर बोले थे, अरे ये तो कुछ नहीं, अभी तो बड़ा दूर तक मेरा माल जाना है। अगले हफ्ते दुबई एक कंसाइनमेंट जारी है, देखना तुझे पैसे में तौल दूंगा। इसके लम्स से पागल होते हुए इस पर काबिज हो गया था और माँ जमीन जानती थी अपना काम कैसे पूरा करवाना है। रात हो चुकी थी। इसे अपने काम से फारिग होते होते वो तेजी से घर की जानिब जा रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। रोड पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। इसने जैसे यू टर्न कर लिया था, इसकी गाड़ी से आकर वो एकदम से टकराई थी। इससे पहले कि बड़ा नुकसान होता इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। शीट तेजी से गाड़ी से उतरते हुए बाहर आया तो सामने जमीन पर दुल्हन बनी एक लड़की मौजूद पाया था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रस्सियों के निशान इसे ठटका गए थे। अरे कौन हो तुम? इसके पास झुककर बैठते हुए बोला तो रिहा ने जरा सा हिम्मत करके खुद को संभाला था। मेरी मदद, इतना कहते हुए होशोबाज से बेगाना हो गए थे जबकि इसका चेहरा देखकर वजदान पूरी तरह से ठटका था। गाड़ी रोकने की आवाज़ सुनकर इन दोनों ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा। जुबान के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था मगर अब अगला लम्हा इसकी सांसें तक छीन सकता था। वो गुस्से की तस्वीर बना वहाँ आया था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? टेबल को ठोकरों में उड़ाता हुआ आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ तो इन दोनों की सांस तक खुश्क हो गई थी। किंग, वो कपकपाते लहजे में जमील इतना ही बोल सका और रास्ता से सुबहान की तरफ इशारा किया जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। जिसे देखकर किंग की आंखों में खून उतर आया था। ढूंढो इसे, हर हाल में मुझे चाहिए। वो इससे पहले अपने घर पहुंचे। दबोच कर लाओ इसे, मेरे बंदे पर हाथ उठाने की कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। सुबहान का जख्मी सर देखते हुए कराया था। किंग, वो कहीं नहीं है, मैं ढूंढ आया हूँ। जमील की बात उसने कांच की टेबल को जोर से ठोकर मारी थी। बंदे लगाओ काम पर, जमीन मुझे वो यहाँ चाहिए, यहाँ। कुछ भी हो जाए, आई समझ पागल दीवाना। वो वहां से निकला था। उसके जाते ही इन दोनों ने सुकून के सांस भरा था। ढूंढो से, वरना किंग हमें हमेशा के लिए गुम कर देगा। इसे खूंखार नजर से घूरते जमील ने कहा तो सर खुजा कर रह गया था। इनकी नज़र में इसका यहाँ रहना इन दोनों के काम खराब कर रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर इसे यहाँ से आज़ाद करवाया था। और अगर ये बात किंग को पता चलती तो वो दोनों अपनी जान से जाते। इसीलिए उन्होंने ऐसा जाहिर किया था कि उसे जख्मी करके भागी है। मैं जख्मी हूँ, तुम ढूंढो इसे। सुबहाना के हरी झंडी दिखाने पर जमील खोल उठा था मगर फिलहाल कुछ भी बोलकर वो अपना सुकून तो बिल्कुल गारद नहीं कर सकता था।
मंदी मंदी आंखें खोल के उसने अपने बारी होते सर को थामा था, जिस समय दर्द की टीसें उठ रही थी। कमजोरी न कहा था से ज्यादा बढ़ गई थी। इससे लम्हे लगे थे खुद को नॉर्मल हालत में लाने में। और जब दिमाग सुकून में आया तो गुजरा वक्त किसी फिल्म के मानते इसके सामने आया था। वो एकदम से घबराई थी और चारों तरफ नजर दौड़ाई तो खुद को एक कमरे में पाया था। इस कमरे से तो 1000 गुना बड़ा था, खुला हुआ और हवादार था। वो भी सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और दरवाजे की आवाज सुनकर इसका दिल हलक में आया था। खौफ से इसने बेडशीट को मुठ्ठियों में जकड़ा था। कमरे में दाखिल होते वजदान ने बगौर इसके तासुरात देखे थे। रिलैक्स से इशारे से रिलैक्स होने का कहता इसके पास आकर खड़ा हुआ था और रिहा ने सर झुका लिया था। कौन है आप? झुके सर के साथ इसने पूछा तो वजदान ने इसका सर देखा था। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने आप आई हैं, मैं नहीं तो आप नहीं बचाते। मैं मर जाना चाहती थी, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहते वो फुट फुट कर रो दी थी तो वजदान ने गहरा सांस भरा था। देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। अपने पास बैठे वजदान ने सपना कार्ड दिखाया तो वो सोच में पड़ गई थी और फिर कुछ सोचते उसने सब कुछ उसे बताना शुरू किया। आखिर तक एक एक लफ्ज उसे बता दिया था और इसकी बातों पर वजदान को झटका लगा था। तो क्या ये इंस्पेक्टर सफ़ीर की? वो बस सोच कर रह गया था। किंग यही नाम लिया ना आपने? जी, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है। मुझे हैरत है इसके साथ रहकर आप अब तक महफूज कैसे रही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस वहाँ वापस नहीं जाना। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? वो किंग है, वो आपको कहीं भी ढूंढ लेगा। वजदान की बात पर इसने खौफजदा होकर से देखा था। तो अब मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जब तक वो आपकी तलाश बंद नहीं कर देता आप यहाँ मेरे घर रह सकती हैं। वजदान को फिलहाल एक यही हल नजर आया था। मैं यहाँ कैसे इसने परेशानी से इसे देखा। इससे पहले वजदान इसे कोई जवाब देता इसका फ़ोन बजा था। नंबर देकर इसने गहरी सांस भरी थी। आप आराम करें, मैं बात करके आता हूँ। इसे कहते वो बाहर अपने रूम में आया और फ़ौरन फ़ोन रिसीव किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, जो मजाल है खुद से कभी माँ को फ़ोन कर ले। तस्नीम बेगम की आवाज़ पर इसने लब दांतों तले दबाया था। यार अम्मा, आपको पता तो है मेरी रूटीन का। हाँ, बस इस नौकरी के चक्कर में मैं बूढ़ी हो जाना है। मैं बता रही हूँ वजदान, मुझे तेरी दुल्हन को देखना है। तू आ गाँव, यहाँ बहुत रिश्ते हैं, किसी से भी तेरा निकाह कर दूंगी ताकि मरने से पहले अपने पोते पोतियों का चेहरा तो देख सकूं। अम्मा इनके मरने के बाद पर वो तड़पा था। कोई अम्मा नहीं, जब तक मुझे बहू नहीं मिल जाती तो मुझे अपनी माँ नहीं कहेगा। अब ऐसे तो ऐसे ही सही। गुस्से से खोलते हुए फ़ोन बंद कर गई थी तो वो गहरा सांस भर कर रह गया था। पहले ज़िंदगी में इतने मसाइल थे और अब ये एक और नया मसला। फ़ोन बंद करके वो जैसे ही मुड़ा था, डोरबेल की आवाज़ से वो दरवाजे तक आया था जहाँ सबूर इसका मुंतज़िर था। आ जाओ सबूर। खैरियत है सब? आज ये लेडीज़ कपड़े, इसने रिहा के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे और वही सबूर देने आया था। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हैं? इसके तासुरात देखकर सबूर को हंसी आई थी, मगर वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था। सबूर के पूछने पर उसे सब बताता चला गया था तो इसकी बातों पर वो खुद भी परेशान हुआ था, मगर ये परेशानी वक्ती थी। मेरे पास एक हल है आपके मसले का, अगर आप राजी हो तो। कैसा हल? आप और रिहा मैडम शादी कर लें, इस तरह इन्हें रहने को छत भी मिल जाएगी और आपको इस शादीनामे बला से छुटकारा। आंटी फिर आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। जब मामला ठीक हो जाए तो रिहा मैडम जहाँ जाना चाहे जा सकती हैं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? वो लड़की जो मुझे अभी चंद घंटे पहले मिली है, वैसे शादी कर लूँ? नामुमकिन। बस इस तरह हमें किंग तक रसाई मिल सकती है, आपका फ़ायदा ज़्यादा है। सबूर की बात पर वो सोच में ज़रूर पड़ गया था, मगर इतनी जल्दी वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकता था। अब सोचे इस बात पर, मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। ऐसे रास्ता दिखाता सबूर वहाँ से चला गया था तो वो अंदर कमरे में आया जहाँ वो खिड़की के सामने खड़ी थी। ये कपड़े हैं और कुछ सामान आपके लिए है। टेबल पर सामान रखते इसने रिहा को मुखातिब किया था तो इसने एक नज़र से देखा भी सामान को। आप प्लीज़ मुझे किसी दारुल मान में छोड़ आएँ। क्यों? इसकी बात पर वजदान के माथे पर बल आए थे। मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं वापस घर जाऊँ, मेरे घर वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो। इसके आगे हाथ जोड़ते वो रुहानसी होती हुई थी तो वजदान ने लम्हे को कुछ सोचा था। मेरे पास इस मसले का एक हल है, मगर शायद आपको मंजूर ना हो। कैसा हल? इसने चौंक कर वजदान को देखा था। आप मुझसे निकाह कर सकती हैं जब तक किंग का मसला हल ना हो जाए। इस तरह आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप एक महफूज जगह पर रह लेंगी। दूसरा, मेरी मदद भी हो जाएगी। कैसी मदद? इसकी बात पर वो हैरत ज़दा थी, मगर मदद के नाम पर इसके कान खड़े हुए थे। मेरी मदद चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, मगर फ़िलहाल किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता और ना ही मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपसे निकाह से हम दोनों का फ़ायदा होगा। मेरी माँ भी मुझसे शादी के लिए फ़ोर्स नहीं करेगी और आपको भी घर मिल जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप जहाँ मर्जी जाना चाहे जा सकती हैं। वजदान की बात पर वाकई सोच में पड़ गई थी। क्या वाकई ऐसा करने से इसके मसले हल हो सकते थे? देखो, ये सब तुम्हारी मर्जी के साथ ही होगा। मैं बस इस किंग तक पहुंचना चाहता हूँ जिसने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें पता है आज तक एक भी लड़की जिंदा नहीं मिली। जानती हूँ, मैंने न्यूज़ में देखा था, मगर मैं नहीं जानती इसने आज तक क्यों मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हालाँकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत का इज़हार किया था, वो इसलिए क्योंकि तुम से ज़रूर इसका कोई ना कोई मतलब जुड़ा है और अगर ऐसा है तो वो तुम्हें ढूँढने के लिए पागल हो रहा होगा। तो क्या वो मेरे माँ-बाप को भी नुकसान पहुँचाएगा? अब एक नए डर ने सर उठाया था तो वजदान ने इसका मासूम सा चेहरा देखा था। जब तक तुम इन लोगों के पास नहीं हो तब तक वो लोग महफूज़ हैं। वो सबसे पहले तुम्हारे घर और करीबी रिश्तेदारों में तुम्हें ढूँढेगा।
अगर तुम नहीं होगी तो वो इन्हें कुछ नहीं कहेगा। वजदान का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे अपने घर का एड्रेस दो। फ़ौरन वजदान ने इतने अचानक आके रिहा चौंक कर इसे देखने लगी थी। इन लोगों की हिफाज़त बहुत ज़रूरी है मिस रिहा। इसके बाद का मतलब समझते हुए उसने जल्दी से अपना एड्रेस इसे लिखवा दिया था और फिर बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची थी कि इसे वजदान से शादी ये नाम की शादी करनी है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। इसे वापस जाते देखकर वो जल्दी से बोली तो वजदान ने के बाहर को बढ़ते हुए कदम रुके थे। कल मैं निकाह ख्वाह को बुला लाऊंगा। मगर मेरे वली इसे बाहर बढ़ते देखकर वो एक बार फिर से बोली तो वजदान ने गहरा सांस भरा था। हालात आपके सामने, हम किसी को आपकी यहाँ मौजूदगी का पता नहीं बता सकते। मौलवी से पूछ लूंगा और फिर इसके बाद ये निकाह होगा, आप बेफिक्र रहें। इसे कहकर वो रुका नहीं था। उसके जाते ही आंसू ने तवातर रिहा के बाल भिगो दिए थे क्योंकि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी। क्या खबर है तेरे पास? इस आदमी की कड़क आवाज़ पर उसने अपनी साड़ी में छुपा वो एनवेलप इसके आगे फेंका था। ऐसी ज़रूरत पर वही कर सकती थी। इसमें है सारा खबरें। और अगर आइंदा मेरे से ऐसे बात की तो याद रखना, तुम्हारे लिए काम करना बंद कर दूँगी। काम करना बंद। इसके लहजे पर वो सिलक कर बोली थी तो आदमी के माथे पर बल पड़े थे। एक तवाइफ होकर मुझे तेवर दिखा रही है, क्या औकात भूल गई है अपनी? मुझे मेरी औकात तो बहुत अच्छे से पता है। सरकार के तुम जैसे इज़्ज़तदार लोग भी अपनी औकात भूल कर अक्सर हम तवाइफों के कदमों में ढेर होते हुए नजर आते हो। उसकी काटदार आवाज़ पर सामने वाले के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ था। बड़ी ज़ुबान आ गई है माँ जबीन भाई, जब काम बड़े करती हूँ तो ज़ुबान भी बड़ी करनी ही पड़ती है। वरना तेरे जैसे मुझे नोच खाने को तैयार रहते हैं। ज़हरीले अंदाज में कहती वो वापसी के लिए मुड़ी थी। इस आदमी ने बेबसी से मुठ्ठियाँ बेची थी क्योंकि वो चाहकर भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो इस जगह थी जहाँ कोई नहीं था। एक बार मतलब पूरा हो जाए फिर निकालता हूँ मैं तेरा ये अकड़। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था और इसके जाते ही दरवाजे की ओर से माजबीन की चमची बरामद हुई थी। भाई इसका क्या करना है? वो हद से ज़्यादा बकवास कर रहा था। करने दे गुलाबो, करने दे। अभी वो बस ज़ुबान ही चला सकता है बहुत, मगर आगे जाकर इसके काबिल नहीं रहेगा। हकारे से कहते हुए कहकर लगा उठी थी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलती है, मेरा सिक्का चलता है। कितने आए, कितने गए, क्या कभी गायब होने वाले को किसी की खबर हुई? इसकी बात पर गुलाबो हँस पड़ी थी। चल जा तैयारी कर, मेरी आज बड़े नवाब को ऐश करवाने हैं। बाल को छोटी से आज़ाद करती हुए अपनी जगह से उठी थी। निकाह ख्वाह के साथ सबूर अपने चंद दोस्तों को साथ लाया था ताकि निकाह हो सके। अंदर वो बैठी अपनी किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर मातम के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दलदल से निकली तो एक नई परेशानी ने इसे घेर लिया था। एक अजनबी जिसे वो जानती तक ना थी, इससे शादी करना इसके लिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम था, मगर इसने ये करना था अपने घर वालों की हिफाजत के लिए। चंद दिनों में इसकी ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो गई थी। इस तरह तो उसने कभी सोचा भी ना था। कुछ देर बाद निकाह ख़्वाह आए और निकाह की रस्म अदा हुई थी। मिनटों में एक अजनबी के साथ बांध दी गई थी। अब एक नई कहानी का आगाज़ होने लगा था जिससे वो अनजान थी। किंग के कुत्ते पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे। जमील और सुबहान एक तरफ खड़े से देख रहे थे, जो बिच्छू शेर की तरह भड़का हुआ था। किंग रिलैक्स हो, मिल जाएगी। मिल जाएगी कैसे मिल जाएगी? हाँ ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, जब वो गायब हो गया। किंग तुमने अपने बंदों को लगाया तो है काम पर, वो ढूंढ लेंगे इसे। हम मिलना तो उसे पड़ेगा, चाहे वो पता ही क्यों ना चली जाए। इसके लहजे में एक अजीब सी आंच थी। इसके घर के बाहर आदमी सबसे पहले भेजे थे, मगर अभी वहां नहीं पहुंची थी। किंग, इसका बाप और मंगेतर इसे अभी तक ढूंढ रहे हैं। माँ-बाप के पास जाने की गलती वो कभी नहीं करेगी, इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो कि इतना बड़ा कदम उठाए और माँ-बाप के लिए मुसीबत खड़ी करे। वो ज़रूर किसी दारुल-मान गई होगी, शहर के सारे दारुल-मान को वो खंगारो। बस हो सकता है वो शहर से बाहर निकल गई हो। सुबहान की बात पर किंग ने खूंखार नज़रों से देखा था। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। शुक्र करो कि अभी तक ज़िंदा सलामत हो, वरना आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी किसी को ना मिलते। सुबहान पर गिराया तो खौफ से इसका दिल काँपा था। वो वाक़ई किंग था, जो कुछ भी कर सकता था। जमील, सारे बस अड्डों स्टेशन पर आदमी भिजवाओ, वो मुझे ज़िंदा चाहिए। जिस दिन वो मुझे मिल गई ना, इस दिन इसे पता चलेगा कि किंग से धोखा करके कितनी बड़ी गलती की है इसने। किंग इसे सर पे बिठाने चला था, मगर वो कदमों में रहना चाहती थी तो ऐसा ही सही। इसके लहजे में सिवाय नफ़रत के इसके लिए कुछ भी ना था। सुबहान और जमील खामोशी से इसका ये जुनून देख रहे थे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि न जाने कितनी लड़कियाँ आई और गई, मगर किसी लड़की के लिए किंग कितनी जुनूनी ना देखी थी। वो दोनों भी अब खौफज़दा हो गए थे। अपने साथ इन दोनों ने इस लड़की को भी एक ना ख़त्म होने वाले अज़ाब में झोंक दिया था। वो एक आतिश था, एक आग को खुद तो जलती थी, मगर अपने साथ वो दूसरों को भी जलाकर खास कर देती थी। एक ऐसा लावा था वो तो कभी ठंडा नहीं होना था और इस आग में इस लड़की के भागने का घी ने काम किया था। सुबहान कैसे भी करके इसे ढूंढो। जमील की बात पर कुछ सोचता हुआ सुबहान चौंक उठा था। हम कैसे कैसे हम में से कोई भी नहीं जानता वो कहाँ है इस वक्त। मालूम करना पड़ेगा, वरना किंग पागल हो जाएगा और वो इस लेवल पर जाता है तो क्या होता है ये तुम भी जानते हो। सुबहान इसकी बात पर सर हिला गया था। ये तो सबसे बड़ा डर था, दोनों को वो जुनून की हद तक ना जाए, मगर अब बहुत देर हो गई थी। अब इसे ढूंढने के सिवा इन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बेड पर बैठी वो बेआवाज़ रो रही थी। जिस शख्स से इसकी शादी हुई थी वो
कहीं था ही नहीं और वो खुद को किसी और को सौंप चुकी थी। ये निकाह मजबूरी में ही सही मगर अब हो गया था। घुटनों के गिर्द बाजू बांधे वो उदास ही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर फरसान अंदर दाखिल हुआ था, इसे देखकर वो खुद में सिमटी थी। ठीक हो? इससे पूछने पर वो आंसू पूछते हुए खामोशी में हाँ में सर हिला गई थी। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा-सा वक़्त। मुझे यकीन है आप पर, इतना कहकर अपनी जगह से उठी थी कि अचानक इसका सर बुरी तरह से चकराया था। इससे पहले वो ज़मीन बोझ होती वजदान ने आगे बढ़ के इसे थामा था। इसने घबराकर वजदान की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। इसकी खुशबू इसके वजूद को अपनी लिपट में ले गई थी। वजदान ने इसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो दोनों का दिल एक ही लय में धड़का था। रिहा ने आंखें खोल कर इसे देखा, जिसका चेहरा इसके बेहद नज़दीक था। इतना नज़दीक कि अगर वो कुछ कहती तो इसके लब वजदान के लबों से टकरा जाते। वो एकदम से इसके पास से उठी थी तो वजदान एकदम से सीधा हुआ था। दोनों का दिल पूरी स्पीड से धड़क रहा था। खाना खाने आ जाओ, इतना कहकर वो रुका नहीं था। इसके जाते रिहा ने खुलकर सांस ली थी। फ्रेश होकर वो बाहर आए तो वजदान ने इसके लिए जगह बनाई तो वो सोफे पर इसके बराबर बैठी थी। तो उन्होंने मिलकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में आ गई, जबकि वजदान किसी काम से बाहर चला गया था। इतना बिखरा घर देखकर इसे वहशत हो रही थी मगर सर दर्द के बायस वो कुछ नहीं कर सकती थी और गहरी नींद में उतर गई। दूसरी तरफ वो घर से निकलकर सीधा सबूर के पास आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो आपका निकाह हुआ था ना? सबूर की बात पर वजदान ने इसे घूर कर देखा था। बहुत नॉर्मल हालात में हुआ है ना ये निकाह? बात सब हो गया है तो देखिएगा, आखिर में आप दोनों को एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। सबूर की बात पर इसने बेजारी दिखाई थी। फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा बताओ क्या खबर है किंग के बारे में? सीट पर बैठते उसने फाइल उठाते हुए पूछा था। कुछ खास नहीं, इसके आदमी है जो यहाँ वहाँ भाभी की तलाश में है। कौन भाभी? वजदान ने चौंक कर देखा था। बस अभी तो निकाह हुआ है और आप भाभी को भूल गए हैं। अपना मुंह बंद करने का क्या लोग है? सबूर गुस्से से फाइल फेंकते हुए गिराया तो सबूर ने होंठों पर उंगली रखी थी। सॉरी बॉस। वैसे सर कलेक्टर साहब गायब हैं। आखिर बार इन्हें घर से निकलते देखा था और इसके बाद वो घर वापस नहीं आए। इत्तेफाक से अपना मोबाइल घर पर छोड़ के गए हैं, इसलिए कोई खबर नहीं है। इनकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कलेक्टर बिना सिक्योरिटी के घर से निकले मोबाइल भी ना लेकर जाए? इस केस की फाइल देखते हुए परेशानी से बोला था। सर बड़े ऑफिसर तेजी से गायब हो रहे हैं, आपको बड़े ऑफिसर के साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग नहीं करनी, अपना काम करना है। सबको अलर्ट कर दो और सबूर अब वक्त आ गया है एक्शन का। ओके सर। इसे सल्यूट करता हुआ वहां से चला गया था तो वजदान के माथे पर पुरसोच लकीरें उभरी थी। वो एक काबिल ऑफिसर था और ये सब कोई चाल चलनी थी वो बहुत अच्छे से जानता था। क्या हुआ किंग? परेशान हो? अपने लब किंग की गर्दन पर रखते हुए माजमीन इसके सीने से लगी हुई थी। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए माँ। ऐसा क्या है इस लड़की में कि मैं बाहों में हूँ और तुम्हें इसकी याद सता रही है? वो एक ऐसा मोहरा है जो मुझे मेरे दुश्मन तक पहुंचाएगा। ज़रूर कोई ऐसा है जिसको इसका पता था। तभी तो इस रात वो बहुत कुछ कहते कहते रुक गया था, क्योंकि वो किंग था। महाजमीन को इससे ज़्यादा शायद ही कोई जानता होगा। परेशान नहीं हो किंग, वो मिल जाएगी। इसके लबों को छूते हुए उसे बेफिक्र करने की खातिर बोली थी, मगर वो बेफिक्र नहीं हो सकता था। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इसके जंगल से निकल कर भागा हो, और ऐसा भागा कि अभी तक इसका नामो निशान न मिल सका। इसका सर सीने पर से हटाकर उठा तो माजमीन ने इसकी पुश को देखा जो अब शर्ट पहन रहा था। मचाओ किंग, आज तो मचाओ। इसे मोहब्बत से कहती वो हद से ज़्यादा इससे कह रही थी। यहाँ रुककर मैं मज़ीद अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। जितना वक्त ज़ाया करना था मैंने कर लिया। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पुलिस मेरे पीछे है और मुझे हर हाल में इस मुश्किल से निकलना है। वो दोनों नकारा हो चुके हैं। मैं अब इन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। इसके हाथ तेजी से बटन बंद कर रहे थे। तुम क्यों इन राहों पर चल निकले हो? ये तुम्हारा रास्ता नहीं था। तुम तो ऐसे नहीं थे ना किंग, तुम तो किंग भी नहीं थे। इसे कंधे पर हाथ रखकर माजमी ने अफसोस से कहा था तो उसने गौर से इसका खूबसूरत चेहरा देखा था। तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना जैसी हो गई हो। तुम भी तो माजमीन बाई नहीं थी ना। मुझे हालात ने बाई बनाया है और मुझे किंग तुम अच्छे से मेरी सच्चाई जानती हो। मैं ऐसा नहीं था लेकिन हो गया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया है। मेरी मासूमियत छीन ली गई और तुम गवाह हो इसकी। अब मैं इस नसूर को ही ख़त्म कर दूंगा जो मुझसे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके सुकून से बैठे हैं। इन्हें अब सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। अब इन्हें पता चलेगा कि आखिर किंग है कौन। चेहरे पर मास्क पहने वो वापस से अपने खौल में गुम हो गया था। कोई नहीं जानता था वो कैसा दिखता है सवाए माजवीन के। मैं रोज़ दुआ करती हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, ताकि कल को कोई माँ ज़मीन बाई बनने पर मजबूर ना हो, कोई अपनी इज़्ज़त हर दूसरे मर्द के आगे ख़त्म ना कर दे। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नम लहजे में वो कहती हुए अपने आंसू साफ़ करने लगी, और ये आंसू सिर्फ़ इस इंसान के आगे बहते थे। इन दोनों के दुःख एक जैसे थे क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही तो थे। एक पल में मज़लूम तो दूसरे पल में ज़ालिम। पूरी रात इसने अपने केस पर काम किया था। सर शिद्दत से दुख रहा था। वो चाय भी कई बार पी चुका था मगर दर्द में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। वो घर का सोचकर अपने इसे कोफत हो रही थी। बिखरा घर इसका मूड ख़राब कर देता था मगर अब यहाँ रहना भी महाल था। इसे नींद आ रही थी इसलिए चाबी लेता हुआ बाहर आ गया था और घर का रुख किया था। गाड़ी पार करके वो ऊपर आया तो दिल और दिमाग पर बोझ था, मगर जैसे इसने घर के अंदर कदम रखा तो बुरी तरह से चौंका था। सामने ही साफ सुथरा घर इसका मुंतज़िर था। पूरे घर में
हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ था अपने काम में तो सिरे से भूल ही गया था कि कल एक शख्स का इसकी ज़िंदगी में इज़ाफ़ा हुआ है। वो किचन में आया था और दुपट्टा साइड पर रखे बस रोकते वजदान ने गौर से इसके सरापे को देखा था। दिल में एक तरफ सी जागी थी, नज़रों की तपिश महसूस करके फ़ौरन पलटी थी। वजदान ने इस तमाम अरसे में इसे पहली बार गौर से देखा था। नाजुक से नक्कुश के लिए रंगत, कमर को छूते बाल, वो महबूत हुआ था इसके मासूम हुस्न के आगे। जब ये बेख्तियार होता वो उसके सामने आया था। इससे पहले वो कुछ समझती वजदान ने इसके कमर में हाथ डाले से करीब किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? दरकते दिल के साथ इसने वजदान को खुद से दूर करना चाहा, मगर वह बेख्तियार होकर झुककर इसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया था। रिहा की जान निकलने के करीब थी। इस अचानक आफताब पर इसने शेल्फ को मजबूती से थाम लिया था। वजदान मदहोश था, इसके चेहरे पर झुका हुआ था। तभी अचानक इसके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई थी, तो वह दोनों एकदम एक दूसरे से दूर हुए थे और झटके से मुड़कर फिर देखा। जहाँ एक अधेड़ उम्र औरत को खड़े देखकर रिहा ने खौफ से वजदान का हाथ थामा था। माना कि शादी हो गई है, मगर थोड़ा ख्याल भी कर लेते। आसपास का करख्त आवाज़ वजदान के कानों से टकराई तो वो झटके से मुड़ा था। अम्मा खुशगवार हैरत के साथ वो आगे बढ़कर इनके गले लगा था। बताया क्यों नहीं आने का, मैं लेने आ जाता। इसका हाथ थामते हुए मोहब्बत से बोला तो उन्होंने एक थप्पड़ इसके कंधे पर रसीद किया था। बहू को मुझसे क्यों छुपाया वजदान? अगर मुझे सबूर न बताता तो मुझे अंधेरे में ही रखना था तूने। ऐसा नहीं अम्मा, बस हालात ठीक नहीं थे, सब कुछ बस अचानक हुआ था। सर खुजाते हुए इन्हें अपने हिसार में ले गया था। आज इससे मिले, हाँ इनसे मिले अम्मा, ये रिहा है आपकी बहू और रिहा ये मेरी अम्मी है। आगे बढ़कर रिहा का हाथ थाम कर अपने करीब किया तो उसने बेसाख्ता सर झुका लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वजदान से अलग होते हुए उन्होंने इसे सीने से लगाया तो इसकी आंखें नम हुई थी। तुझे क्या पसंद आया इस भूत में लाटो? इसकी बात पर जहाँ वो हैरत में मुबतला वहीं वो हौले से मुस्कुराई थी। इसके सामने अजीब सी सूरत हाल थी। तस्नीन बेगम ने इसे खुद में भेजा हुआ था। वो बेबसी से वजदान को देख रही थी जो अपनी माँ को इतने अरसे बाद इतना खुश देख रहा था। बस करते अम्मा, मेरी बेगम की जान लेगी क्या? इन्हें मुसलसल अपने इसे प्यार करता देखकर उन्हें टोक गया था तो वो हंस पड़ी थी। तूने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे, वजह मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसी चाँद जैसी बहू तूने मुझे ला कर दी है। इसका माथा चूमते हुए जज्बाती हो गई थी। वजदान ने थोड़ा बहुत सच झूठ मिलाकर इन्हें बताया था और वो मान गई थी। वो तो इसे सही वक्त पर इनके आने का पता चल गया, वरना वो लोग पूरी तरह से पकड़े जाते। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उन दोनों को बातें करता देखकर फ़ौरन से किचन में आ गई थी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। होंठों पर अभी भी इस शख्स का लम्स महसूस हो रहा था। जान लबों पर आ गई थी। ज़रा सी कुर्बत पर ये हाल था। जब वो हकीकत में करीब आएगा तब क्या होगा, ये सोच आते ही इसकी जान निकली थी। इसके पसीने छूट गए थे हकीकत में। बहर तस्नीम बेगम वजदान की क्लास ले रही थी शादी छुपाने पर, मगर से सबसे अच्छा ये लगा था कि वजदान इस पर ज़रा सी भी आँच नहीं आने दी थी। कुछ देर बाद वो बाहर गई तो इनके पास बैठना इन्हें मुनासिब न लगा था। इसे देखकर तस्नीम बेगम ने इसे अपने पास बुलाया था तो आस्ता से चलती उनके बराबर आकर बैठी तो उन्होंने मुस्कुराकर देखा था। इसकी वजह से कुछ नहीं कह रही। मैं देख कितनी मासूम है। ये जानकर खुशी हुई कि मेरे पोती तुझ पर नहीं जाएंगे, मेरी बहू पर जाएंगे। इसके गाल चटाचट चूमती वो हंसकर बोली तो रिहा को लगा वो शर्म से सर नहीं उठा पाएगी। उफ अम्मा, अभी हमारी शादी हुई है और आपको पोता पोती याद आ रही है। अपनी खपत मिटाते हुए जल्दी से बोला था, मुझे नहीं पता, बस जल्दी से खुशखबरी दे दो। बस ईद हुई थी तो वजदान ने नजर उठाकर से देखा जो सर झुकाए बैठी थी। अब ये बात अपनी बहू से पूछे मैं तो तैयार हूँ। इसके एक दम फैसला बदलने पर रिहा ने झटके से सर उठाकर देखा तो वो क्या बोल रहा था। हाय माँ सदके, मेरी बहू क्यों नहीं मानेगी मेरी बात? इसके गाल चटाचट चूमते हुए वो खुशी से बोली तो वो सर झुका गई थी। जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं भी आराम करूंगी। इसकी शर्म देखते उन्होंने कहा तो वो फौरन से वहां से भाग कर कमरे में आ गई थी। ये अब कौन सा नया तमाशा इसकी ज़िंदगी में आने वाला था। वो भी सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पे उसने चौंक कर पीछे देखा तो सामने वजदान को खड़े पाया था। इसके दिल की स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कहाँ जाऊँ अम्मा की बेजोदगी में दूसरे कमरे में तो मैं सोने से रहा, और वैसे भी शौहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही सो सकता हूँ। इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने कहा तो इसकी जान निकली थी। लेकिन ये तो मजबूरी, शादी होती है रिहा, और अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं, इस रिश्ते को कबूल कर ले, ज़्यादा अच्छा है। इसकी कमर के गिर्द हाथ डाल के उसने एक दम से इसे खींचा तो वो इसके बदले अंदाज पर साकित हुई थी। आप दूर, इससे पहले वो कुछ कहती हुई झुक इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया था। और आज के दिन में ये दूसरा झटका था इसके लिए। आज़ादी मिलते ही वो इससे दूर हुई थी तो वजदान के माथे पर बल आए थे। क्या चाहती हो? अपनी ज़रूरत के लिए किसी और के पास जाऊँ? इसके गुस्से भरे अंदाज पर वो सहमी थी और फ़ौरन से नामे सर हिला गई थी। करीब आओ मेरे। फ़ौरन इसने सख्त लहजे पर वो खपखपाते हुए इसके पास आई थी तो बिना वो ज़ाया किए वो इसके चेहरे पर झुका था। मदहोशी से इसके एक-एक नक्श को वो अपने सिलकते लबों से छूता हुआ इसे अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा था। रिहा ने मजबूती से इसकी शर्ट को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। उसके लबों से होते हुए इसकी गर्दन तक आया और वहाँ अपने सिलकते लब रखे थे। इसके इशारा को चूमता हुआ इसके कंधे पर अपने लब रखकर इसे कँपकँपाने पर मजबूर कर गया था तो उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा था, कोई आ जाएगा। इसकी घबराई आवाज़ वजदान ने इसका परेशान चेहरा देखा था। कोई नहीं आएगा अम्मा को पता है इनके पोता पोती को लाने की तैयारी हो रही है। इसके बेबाक लफ्ज़ों पर वो शर्म से लाल हो गई थी। तभी इसके सीने में सर छुपा गई थी। क्या हुआ? शर्म आ रही है? इसके बाल कान के पीछे रस्ते में झुक कर बोला, मगर रिहा से कोई जवाब न दिया गया। इसके लिए तो ये सूरत हाल ही दिल दहला देने वाली थी। जिन हालात में इसकी शादी हुई थी इनमें से इस तरह इसका यूं अचानक अपना
हक जमाने से समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि हक था ये हक तो खुद इसने वजदान को दिया था। अब मुकरने से वो खुद का नुकसान नहीं कर सकती थी। इसे सफ़ीर को बुलाकर एक नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करना था। वजदान आस्ता से इसके शोल्डर से गर्दन तक आया। वो कँपा रही थी, मगर वजदान को इस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। उसे यूं ही बेड तक ले आया था और इसे बेड पर गिराते खुद इस पर हावी हुआ था। इसके शोल्डर के पास से कमीज हटाए वो दीवाना वार अपने सुलगते लब इस रखते बेहाल हो रहा था और वो मज़ामत करने की हिम्मत भी ना रखती थी। इससे पहले वो मज़ीद गुस्ताखी करता बजते फ़ोन ने इसे बुरी तरह से डिस्टर्ब किया था। इसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके माथे पर पड़े बल्ब खुद ब खुद गायब हो गए थे। वो एकदम से सीधा होकर बैठा था। रेहान ने इसका ये अंदाज़ बहुत अच्छे से नोट किया था। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। अपना और अम्मा का ख़्याल रखना। इसके माथे पर लब रखता बिना लम्हे की देरी किए वहाँ से निकलता चला गया। तो रिहा को हैरत ने आन घेरा था, मगर अपनी जान खलासी होने पर उसने शुक्र अदा किया। मगर इसका ये बदला इसकी वाक़ई ही समझ में न आया था। वो तेज़ी से अपने ऑफ़िस आया, जहाँ सफ़ीर को परेशानी में देखकर बहुत बुरा होने का डर हुआ था। क्या हुआ है इंस्पेक्टर सफ़ीर? कुछ बदमाशों ने रिहा के घर पर हमला किया था। जब तक अब पहुँचा वो लोग इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके थे। इसकी फैमिली मेंबर ठीक है? इसका दिल न जाने अनजाने खौफ से धड़का था। नहीं सर, रिहा के वालिद साहब बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे, अस्पताल में हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें होश नहीं आ रहा और इसकी वालिदा को हार्ट अटैक हो गया है। वो दोनों इतना बोलते हुए एकदम से चुप हो गया था। वजदान अच्छे से समझ गया था वो लोग जिस कैफ़े से गुज़रे हैं, मगर इसे परवाह सिर्फ़ और सिर्फ़ रिहा की थी। वो कैसे इसे ये सब बताएगा? सिद्रा को मैं फ़िलहाल अपने घर ले गया हूँ, मगर सर मैं ज़्यादा देर तक इन्हें वहाँ नहीं रख सकता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ रिहा को ढूँढने की। सफ़ीर क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? वजदान के कहने पर इसने सर हिलाया तो इसने गहरी सांस भरा था। तुम सिद्रा से निकाह कर लो। देखो ऐसे दुनिया बातें भी नहीं बनाएगी और दूसरा कोई नहीं जानता रिहा शम्स कब वापस आएगी, और अगर आए भी तो क्या ये दुनिया से कबूल करेगी? तुम इसे कबूल करोगे? वजदान की बात वो गहरी सोच में पड़ गया था। आंखों के सामने वो मासूम सा चेहरा घुमा था जिसने कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो तो शुक्र था कल वो इसके साथ थी, वरना वो आदमी से भी ले जाते। इसका सोचकर इतना परेशान हो गया था। वजदान का मशवरा इसे बिल्कुल ठीक लगा था, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। तभी सबूर अंदर दाखिल हुआ था। सर वो किंग के ही आदमी थे जो भाभी की तलाश में वहाँ आए थे, मगर इसके माँ बाप के सिवा वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिला, तो काफ़ी तोड़-फोड़ की है उन्होंने। ये तो होना था सबूर, एक ना एक दिन ये तो होना ही था। क्या मतलब सर? इसके अजीब से लहजे पर सबूर ने नासमझी से देखा था। मतलब किंग को इसे ढूँढना तो था ना। अब आगे क्या करना है? अब तक गायब होने वाली तमाम लड़कियों के नाम पता करो, हर हाल में। इसे हुक्म देता वहाँ से आगे बढ़ गया था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और इन फूलों से सजी सेज पर वो मासूम सी गुड़िया अपने शौहर की मुंतज़िर थी। इसका दिल डर से काँप रहा था। आने वाले लम्हात का सोच के इसकी हथेलियाँ पसीने से नमदार थी। तभी दरवाज़ा खोला था, कोई अंदर आया था। कदमों के चाह पर इसका दिल उछल कर हलक में आया था। इसका शौहर इसके पास आकर बैठा और रास्ता से घूंघट उठा दिया। बहुत हसीन इसके हाथ थामते वो मदहोशी से बोला था। उस नई नवेली दुल्हन के सर पर धमाका हुआ था क्योंकि इसका शौहर नशे में था। आप नशा कुछ ना बोलो मेरी जान, आज कुछ नहीं बोलना। इसके लबों पर उंगली रखते हुए हौले से हंसा तो इसे लगा वो किसी दलदल में फंस गई है। दूर है हमसे, एक हराम चीज़ भी कराए हैं, आपको एहसास भी है? इसे खुद से दूर करते हुए वो चीखी तो सामने वाले ने नाक बारिश से देखा था। ज़्यादा ना बक करो। इसे खींच कर बेड पर गिराते हुए नशे में दूध हर चीज़ भूल रहा था। इसके होंठों को होंठों में कैद किए वो दीवाना वार चूम रहा था और वो न खुद को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो शख्स होंठों से सफ़र करता इसकी इशारा पर रुका था और फिर रास्ता से मज़ीद झुकता उसकी ज़िप खोलने पर मजबूर कर गया था। अपने ऊपर इसके हाथ का लम्स महसूस वो कर रही थी, मगर सामने वाले को ये आंसू सुकून पहुँचा रहे थे। इसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब था। वो दीवाना वार इस पर झुका अपनी शिद्दतें इस पर लुटा रहा था और वो बिन पानी की मछली बनी तड़प रही थी। बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े वो पुरपुर रोती थी। शख्स की ख्वाहिश तो नहीं थी, इस चीज़ की ख्वाहिश तो नहीं की थी इसने। वो शख्स अपना मकसद पूरा करके उठा और एक नज़र इसके रोते चेहरे को देखा था। अभी तो फ़िल्म शुरू हुई है, अभी से ये आंसू। खबासे से हँसता इसने एकदम किसी को पुकारा था। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके आंसू थमे थे। क्या इसका शौहर, इसका सौदा? वो बेयकीनी सामने वाले शख्स को बेलिबास होते देख रही थी जो आहिस्ता-आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। इसमें इतनी शक्ल नहीं थी कि वो चीख सके, मज़ाहमत कर सके। इसका शौहर इसे किसी और के हवाले करते कोने पर रखे सोफ़े पर आंखें मूंद कर लेट गया था। शख्स ने आस्ता से झुक इसके लबों को अपने लबों से छुआ था और फिर वो एक बार फिर अपनी ज़ात को रोने पर गम मनाने लगी थी। वो क्या थी? इसका वजूद ऐसे कुएं में रौंदा जा रहा था। इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों वो इस दलदल में गिर गई थी? क्या कसूर था इसका? वो बस बेबस थी, इसके पास कोई रास्ता ना था। क्या बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा होता है? इसके आंसू खुश नहीं हो रहे थे, मगर वो होशो-हवास से बेगाना हो गई थी और वो मर गई थी। इसे जीते जी मार दिया गया था। शख्स अपनी हवस पूरी करते पैसे इस पर फेंक कर कब का जा चुका था और वहाँ बचा था तो इसका सांस लेता मुर्दा जिस समय क़यामत आकर इस पर से गुजर चुकी थी। और वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके चाहने या न जाने से कुछ नहीं होता।
आप बहुत जल्द मेरी बेटी का निकाह कर रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ 5 साल की है। उन्होंने एक बार फिर अपने शौहर को समझाना चाहा था, चुप कर जाने एक वक्त अपना दिमाग तो कौन सा इतना बड़ा है, वो भी तो 10 साल का है और वैसे भी वो लोग बहुत दौलतमंद हैं, हम एक अरसे से इन्हें जानते हैं, तो बस चुप हो जा। इन लोगों के यहाँ से जाने से पहले निकाह होने थे, वरना कहाँ से पालेंगे बेटियों को। इनकी बात पर वो चुप रह गई थी और वो छोटी सी बच्ची किसी के निकाह में आई थी, इस बात से अनजान के आने वाले कई साल इसकी पूरी की तरह पूरी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। खामोशी का राज हर सू फैला हुआ था। वो अभी तस्लीम बेगम को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। काफ़ी देर तक वो इससे बातें करती रही थी, इसे वजदान के बचपन की किस्से सुनाती रही थी, जिसे सुन इसका बुरा हाल था, जिसे सुनकर हंस का बुरा हाल था। यहाँ तक इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी सोने की आदी थी, इसलिए इसके सोते ही वो अपने कमरे में आ गई थी। वजदान अभी तक नहीं आया था। ऐसे में अपने घर वालों की इसे याद पूरी तरह से सताने लगी थी। घड़ी 11 बजा रही थी जब गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो अपनी सोचों से बाहर निकली थी। आवाज़ वजदान की गाड़ी की थी। इसने जल्दी से इसकी तस्वीर एक तरफ रखी और कुछ आंखें मूंद के लेट की थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो इसका दिल तेज़ी धड़का था। वो खुद में इतना हौसला नहीं कर पा रही थी कि उठ के इससे कुछ खाने का ही पूछ ले। वो जो थका आया था इसे सोता देखकर सुकून का सांस लिया था। अभी इसे कुछ नहीं बता सकता था इसके माँ बाप के मुतालिक। इसे धचका तो इस बात से लगा था कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना सब कुछ हो गया, इसे पता न लग सका। वो पछता रहा था अपनी लापरवाही पर। इसे कैसे इतनी बड़ी कोताही हो सकती है। वो पागल हो रहा था। चेंज करके वो बाहर आया और लाइट्स ऑफ करता अपनी जगह पर लेटा। इसके यूं पास लड़ने पर वो खुद में सिमट गई थी। उसकी सोचों से ये अक्सर अनजान थी। पछतान एक नज़र इसके सोते वजूद को देखा, सिगरेट से लगाए थे। दिल में टीस सी उठी थी कि अगर कोई इसके अंदर झांक लेता तो जो इसकी परेशानी की वजह समझ जाता, मगर ऐसा अब तक कोई था ही नहीं। सिगरेट की बदबू को महसूस करके वो शर्म साइड पर रखते हुए एकदम से उठी थी। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सॉरी, मैंने नींद खराब कर दी। शर्मिंदा हो तो इसने सिगरेट बुझाई थी तो फौरन से नाम में सर हिला गई। आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? इसके परेशान होने पर वजदान ने गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस एक केस की वजह से थोड़ा उलझा हुआ हूँ, तुम सो जाओ। इतना कहकर वो उठकर कमरे से निकल गया था। उसने इसके बदले अंदाज पर वो चौंकी थी। इसे इस वक्त क्या करना चाहिए था, इससे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे क्या नहीं। फिर कुछ सोच कर अपनी जगह से उठी और बाहर लॉन्च में आई, जहाँ वो सोफे की पूछे सर टकाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। वजदान कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, ऐसे अकेले तो परेशान ना हो। इसके पास बैठते उसने आस्ता से अपना हाथ इसके हाथ पर रखकर कहा था। तो उसने सुर्ख आंखों के साथ इसे देखा। मैं बहुत बेसुकून हूँ रिहा। हद से ज़्यादा अचानक से इसके गले लगते वो बोला तो उसके लहजे में नमी महसूस करके इसका दिल दुखा था। रिहा ने इसके गिर्द अपने बाजू सख्ती से लिपटे तो वजदान इसके कंधे पर अपने लब रखे थे। मत हो बेसुकून, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। देखिए मैं भी तो उम्मीद पर जिंदा हूँ। रिहा इसके लहजे में एक अजीब सी बात थी जिससे सुनकर बुरी तरह चौंकी थी। वजदान, क्या इस बात का तल्लुक मेरे बाबा से है? इसके सीने से पिछड़ते वो पूछ बैठी थी तो कुछ सोच कर उसने इसे सब सच बताने का फैसला किया। किंग ने तुम्हारे घर पर हमला कर दिया, तुम्हारे माँ बाप अस्पताल में है, होश नहीं आ रहा, और सिदरा सफ़ीर के घर कल सफ़ीर और इसका निकाह हो जाएगा। अगर सिदरा राजी होती है तो इसकी बात पर इसे सख्ता हो गया था। इसकी वजह से इसके घर वालों पर कितना कुछ हो गया था। आंसू उसकी आंखों से रवा थे, दर्द से इसका बुरा हाल था। रिहा प्लीज़ हिम्मत करो। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो इसके लबों से इसके आंसू चुन गया था, मगर इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दर्द बहुत था, हद से ज़्यादा। वजदान ने इसे अपने सीने से लगा के इसे रोने दिया था। अगर ऐसा ना करता तो वो पैनिक हो जाती। मैं सब ठीक कर दूंगा रिहा, गुनहगार को इसके की सज़ा हर हाल में मिलेगी। तुम्हें थोड़ा सब्र कर लेना है, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मेरी बात का यकीन कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर में सब ठीक हो जाएगा। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए मुसलसल पुरसुकून करना चाह रहा था, जो उसका सहारा पाकर इसे खोटी थी। वजदान, मुझे इन लोगों से मिलना है प्लीज़। इस अभी वक्त नहीं है रिहा, अभी नहीं। किंग के कुत्ते हर जगह तुम्हें घूम रहे हैं और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हम लोग में से कौन इससे मिला हुआ है। हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अगर अभी तुम मंजर पर आती हो तो वो तुम्हें फिर से यहाँ से ले जाएगा और हम इस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो कब तक यूँ मुझे छुपना होगा वजी? कब तक? मेरे ना मिलने पर इसने देखे मेरे घर वालों के साथ क्या कर दिया। कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो रिहा, वो सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हर लड़की इसके निशाने पर नहीं है, बल्कि कुछ खास। वो बहुत कुछ कहते कहते रुका था क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तो मुझ पर भरोसा करो प्लीज़। वजदान के कहने पर इसने सर हिला दिया था, इसके सीने पर सर रख दिया था। वजदान ने ऐसे ही इसे अपने बाजू में उठाया और अपने कमरे में आकर बेड पर लेटा दिया। खुद दूसरे तरफ आते इसने इसका सर अपने सीने पर रखा था, दोनों पर ब्लैंकेट सेट किया था। वो इस वक्त इसके हिसाब में कैद थी, बेबस। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल खुद रखूंगा। तुम बिल्कुल भी उदास ना हो और ना ही अपनी आंखों में आंसू आए। इसकी नम आंखों को अपने लबों से छूते उसने सरगोशी की थी। रिहा ने अपनी बंद लरसती पलकों पर इसका सलगता लम्स महसूस किया तो उसका गिरेबान मजबूती से थाम लिया था। वजदान ने आस्ता से इसके गाल पर अपने सलगते लब रखे थे और फिर गाल से होते हुए इसकी ठोड़ी को अपने लबों से छूता इसका हसीन
चेहरा देखने लगा जो रोने की वजह से लाल हो रहा था। इसका बंद याकूती लबों पर अपने लब की मुहर लगाते हुए मदहोश सा इसे खुद में कैद कर गया था कि इसका लम्स अपने होंठों पर महसूस करके रिहा ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांध दिए थे। मदहोश सा इसकी सांसों की खुशबू को खुद में उतार रहा था। इसके लबों को आज़ादी देते इसने महफूर निगाहों से इसके लबों को अपने अंगूठे से छुआ था और फिर आस्ता से झुक इसके इशारा को अपने लबों से छुआ था। अपनी उंगली की पूर से इसके चेहरे का एक-एक नक्श छूता हुआ इसके कान को अपने लबों से छूता इसका सर सीने पर रखते इसे खुद में छुपा गया था। सो जाओ जान, अभी सही वक्त नहीं आया। इतना कहकर वो इसे खुद में भींच कर आंखें मूंद गया था तो रेहा ने इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। वो बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ी हुई थी और वो दरिंदे इसे नोच काट रहा था। इसे आज यहाँ आए तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में इसकी आबरू रेजा रेजा हो गई थी। इसकी इज्जत की दशकियाँ बिखेरती गई थी। वो रो रही थी लेकिन अब तो रोना भी जैसे खत्म होता जा रहा था। वो पत्थर की हो गई थी। इसे ऐसा लगा इसका शोहर इसका सौदा किए न जाने कहाँ गायब हो चुका है। वो इन दरिंदों के रहमो करम पर है। वो आदमी अब किसी से इसे बेचने की बात कर रहा था। वो जैसे जैसे इसकी बातें सुनती जा रही थी इस दुनिया के लोगों से घिन आती जा रही थी। वजदान बजात खुद इसके निकाह में शिरकत के लिए आया था और एक भाई की तरह इसने सब कुछ किया था। एक अनजान इंसान की अपने लिए इतनी फिक्र देख के इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वजदान ने अपना हाथ इसके सर पर रखा तो उसकी आंखों से आंसू का एक रवा था बहने लगा था। जिंदगी के इतने बड़े दिन इसके साथ इसका कोई अपना भी ना था। दिल दुख से भरा हुआ था मगर वो कमज़ोर पर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो सफ़ीर उसकी माँ की शुक्रगुजार थी कि इन लोगों ने इसे अपनाया, वरना वो कहाँ जाती है। दुनिया तो इसे नोच खाती। निकाह के बाद सफ़ीर की अम्मी ने इसे सफ़ीर के कमरे में छोड़कर गई थी तो उसका दिल एक नए लय पर धड़क रहा था। कल तक जो इंसान इसकी बहन का था आज वो इसका हो गया था। ये सोच आते ही सारे ख्वाब ज़मीन बोस होकर बिखर गए थे। इसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया था। औरतों का शोर चीखे खवास बहाल होते इसने इस सजे सजाए कमरे की तरफ देखा। कल रात इसने पानी पिया था और पी थी तो सो गई थी। अब उठी तो इस जगह पर थी। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि इसे कोठे पर लाया गया है। इसका डर सच साबित हुआ था। इसका शोहर इसे बेच चुका था। अपनी तलब पूरी होते ही वो इसका यहाँ सौदा कर गया था और अब इसके आगे सिर्फ खाई थी और पीछे का रास्ता वो चुनना भी नहीं चाहती थी। इसने सबको कबूल कर लिया था। वो इतने महीनों से मुफ्त में दूसरे आदमियों के साथ थी और अब यहाँ की बाई ने जब इसकी बोली लगाई तो रात के बाद इसकी झोली में पैसे डाले तो उसने हैरत से पैसों की जानिब देखा था। ऐसे मत देख, तेरी मेहनत की कमाई है, जहाँ दिल चाहे खर्च करना। बाई की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल तो अब मर गया था, बस ये जिस्म जिंदा था, दूसरों की जरूरत पूरी करने को था। वो अपना माजी सोचना नहीं चाहती थी। इसने इस नाम नहाद मेहनत मेहनत को दिल जमी से किया था और अब बहुत जल्द वो बाई जी की खास लड़कियों में शामिल हो गई थी। महज 2 महीने वो एक शरीफ आदमी की बेटी से इस कोठे की मशहूर तवाइफ बन गई थी। इसका दिल फटा था। वो खुद को नोचती थी, चीखती थी और फिर इसका वक्त आया था और एक आदमी का इस पर दिल आ गया था। इस आदमी की औलाद हुई तो वो जैसे पत्थर बिछड़ गया था। इसने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। वो इस आदमी से मोहब्बत करने लगी थी जैसे खुद को संभालती। बाई ने इसे कंधा दिया था, संभाला और इसे एक ऐसा ओहदा दिया कि एक वक्त आया जब इस कोठे पर सिर्फ इसका राज था। इसके हाथ के इशारे से लोग चलते थे। वो बाई बनी महाजबीन बाई। महज 16 साल की उम्र में वो यहाँ आई थी। वो सबसे कम उम्र बाई थी किसी भी कोठे की। वो हसीन थी और 30-35 के होने के बावजूद वो 20 साल की लगती थी। इसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ थे। एक रात के लिए वो लाखों रुपए लेटती थी और वो इसका खास था, बेहद खास, जिसने खुद को किंग का खिताब दिया था। वो इस दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता था। जो उसके दुश्मन थे वही इस किंग के 2 दुश्मन थे। वो दोनों एक साम के डसे हुए थे। वो वक्त आ गया था जब वो दोनों इस आदमी की जिंदगी जहन्नुम कर देने वाले थे। ये कागजात कैसे हैं? तलाक के कागजात हैं। मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप पागल हो गए हैं? पहले कम उम्र में निकाह और अब तलाक। क्यों हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद नहीं कर रहा। वो लोग ज़्यादा अमीर हैं और पैसे भी ज़्यादा देंगे तो आप पैसे के लिए हमारी बच्ची का सौदा कर देंगे? सौदा नहीं कर रहा, इसका मुस्तकबिल बना रहा हूँ। वो लोग कभी तलाक नहीं देंगे और बस मुझे नहीं पता कुछ भी करता ही क्या है। आखिर वो मेरी मत मारी गई थी जो शादी करती, मगर अब मुझे नसीहत होगी। अब ये तलाक होकर ही रहेगी, वरना निकाह की वैसे भी कोई अहमियत नहीं है और ना तो हमारी बेटी को इस निकाह का बताओगे। अपने शोहर की बात पे वो बस इसका चेहरा देखती रह गई थी। उसकी बाहों के सार में थी, कैद थी और इसे महसूस करता इसके एक-एक नक्श को अपने लबों से छूकर मुतबर कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों मगर ये आंखें मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें लगती हैं। इसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए वो आहिस्ता से बोला तो रिहा के चेहरे पर मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया था। मुझे लगता है मैं कभी शादी नहीं कर सकूंगा। मैं शादी से पहले ख़ाइफ था। अम्मा के बार-बार कहने के बावजूद मुझे यकीन था कि मेरा सब्र आएगा नहीं जाएगा। इसकी पलकों को छूते वो सरगोशी में बोला तो रिहा ने नज़रें उठा के से देखा था। क्या मुझे पहले से जानते हैं? वजी इसके कॉलर को
मुट्ठी में जकड़ते इसने पूछा तो वजदान ने बगौर उसका चेहरा देखा था। अगर मैं हाँ कहूँ तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कब से मुझे जानते हैं? तो मैं कहूँगा बचपन से, जब से होश संभाला है। सिर्फ़ एक काम किया है, तुमसे मोहब्बत करने का। इसकी बात पर इरहा ने चौंकने की बारी इसकी थी। वजी, मैं वो इंसान हूँ इरहा जिसे निकाह में तुम इस वक़्त बंधी थी जब तुम्हें खुद का भी होश नहीं था। महज़ 5 साल की उम्र में। वो उसके सर पर धमाका गिर गया था। इसने बेयकीनी से उसे एक झटके से देखा था। हाँ, ये सच है। निकाह के बाद मेरे बाबा का तबादला हो गया था। हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे। बाबा के अचानक इंतकाल के बाद हम वापस आए तो तुम लोग वहाँ नहीं थे। हम सब ने मालूम करवाया मगर वहाँ तुम्हारा कुछ पता न चल सका। मैं एक अरसे तक तुम्हें ढूँढता रहा था। मैं पुलिस फील्ड में भी इसीलिए आया था कि तुम्हें ढूँढ सकूँ। तो मेरे पास सफ़ीर केस लेकर आया था तुम्हारा नाम और फिर तुम्हारे बाबा का नाम सुनकर मैं चौंक उठा था। जब मालूम करवाया तो मेरी ही रिहा निकली। मैं तुम्हें ढूँढने निकला तो रास्ते में तुम मुझे मिल गई थी। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था मगर मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगी और भी तुम्हारी हिफाज़त करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जब इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अम्मा तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी मगर मैंने इन्हें समझाया कि अभी तुम शायद इस हकीकत को बर्दाश्त ना कर सको। मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था रिहा। इसकी बातों पर रिहा का दिमाग माज़ी में उलझा हुआ था। अब इसे समझ आया था इसके बाबा बार-बार इसकी शादी के लिए ज़ोर क्यों देते थे, क्यों बचपन में ही इसके रिश्ते होकर टूट जाते थे। वो इसके लिए अमीर से अमीर लड़के ढूँढते थे। इस बात से इसने अक्सर अपनी माँ को परेशान देखा था। इसे सब कुछ समझ में आ रहा था तो दिल क्या चीखे। वो इसका निकाह पर निकाह करना चाहते थे। अगर वो अगवा ना होती तो अगर वो सफ़ी से शादी हो जाती तो वो ज़िना जैसे अमल की मर्तकब हो जाती। वो एक गुनाहों में भरी ज़िंदगी गुज़ारती। सोच आती इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो वजदान के सीने से लगे फुट रो दी थी। जान, इसलिए नहीं बताया कि तुम यूँ रो-रो कर खुद को हल्कान कर दो। इसलिए बताया है कि नया रिश्ता शुरू करने से पहले हमारे दरमियान कोई झूठ ना हो, हमारे दरमियान कोई राज ना हो। उसकी गर्दन में झुकते हुए सरगोशी करता उसकी ब्यूटी बॉन को लबों से छूता हुआ पीछे हटा तो उसने नम आंखों से वजदान को देखा था और रास्ता से अपने लब इसके लबों पर रखकर खुद को इसके रहमत करम पर छोड़ दिया। वजदान के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो तो समझता था सच जाने के बाद उसे कबूल करने से इनकार कर दे कि अपने बाप की कोई भी बेटी कभी गलत नहीं, अपने बाप को कभी गलत नहीं समझती। मगर वो क्या जानता था कितना कुछ वो बर्दाश्त करके बैठी थी। वजदान ने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सांसें इसमें उंडेल कर इसे अपने होने का एहसास दिलाया था। इसका हाथ रिहा के पूँछ-पूँछ को महसूस कर रहा था और वहाँ के मूंदे इसका लम्स अपने जिस्म पर महसूस कर सकती थी। ये वो सुकून था जो उसे किसी और दुनिया में ले गया था। वजदान ने इसको होंठों को आज़ादी देते इसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ, फिर वहाँ अपनी मोहब्बत का निशान छोड़ते इसने ब्यूटी बोन पर अपने लब रखे थे। इसकी शर्ट कंधों से सरकाते वो अपने लब वहाँ रख गया था। फिर आस्ता से वो पूरा इस पर हावी हुआ था। इस पूरे वजूद पे उसके होंठों का लम्स महसूस करके रिहा ने इसकी शर्ट को मुट्ठी में थामा था तो वो ज़रा-सा उठकर अपनी शर्ट उतारता दूर फेंक गया था। इसे यूँ देखकर रिहा का दिल बुरी तरह धड़का था। वो आस्ता से इस पर झुकता इसके लबों को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले गया था। इस पर हावी होता अपनी शिद्दतों से इसे रोशनास करवा रहा था। वो आँखें बंद किए बस इसे महसूस कर रही थी और रफ्ता-रफ्ता इसकी रूह में तहलील हो रहा था। रिहा ने ज़रा-सी आँखें खोलकर खुद पर झुके शख्स को देखा जो अपनी मोहब्बत की बारिश की से इसकी बूँद-बूँद को भिगो रहा था। वो इससे सरापा मोहब्बत था। इसके लिए वो हर हाल में इसके साथ था और यही यकीन इसे मायूस नहीं होने दे रहा था। इसकी वजह से इसकी बहन आज महफूज़ हाथों में थी और एक लड़की को क्या चाहिए था। वो अपने माज़ी से अनजान बिल्कुल भी नहीं थी मगर अभी सही वक़्त नहीं आया था कि वो इन राज़ों से पर्दा उठाए जिन्हें वो खुद से भी छुपाए बैठी थी। वजदान की गर्दन के गिर बाहें डाले वो इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई थी और सिर्फ़ इसे महसूस करना चाहती थी जिससे इसने बेतहाशा मोहब्बत की थी और बेगर्ज़ और बेलौस। वो अस्पताल का कॉरिडोर पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। पहरेदारी पर मामूर कांस्टेबल सर्दी की वजह से चाय पीने गए थे। वो मास्क पहने काली चादर खुद पर ताने आस्ता से अंदर दाखिल हुआ था जहाँ शम्स साहब बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। उसने एक नज़र शख्स को देखा। आंखों में नफरत ही नफरत के शोले लिपक रहे थे। उसने दबे कदमों से वो फासला दूर किया था और फिर बहुत ही खामोशी से मशीन का बटन बंद कर दिया। ऐसे करते इसकी आंखों में कई कर्चियाँ थी मगर वो कमज़ोर नहीं था। वो जैसे आया था वैसे दबे कदमों में वापस पलट गया था क्योंकि अब इसे यहाँ रहना बेफजूल लग रहा था। अपना काम पूरा कर चुका था। देखना अब ये था कि आगे क्या होना था। आंखों में अजीब सा तासुर वहाँ से निकलता चला गया। उसके जाते ही दूसरी तरफ से कांस्टेबल वापस ड्यूटी पर आ गए थे। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अपने महसूस ठिकाने पर पहुंची थी। इसने गहरा सांस से भरा था और गाड़ी से उतरते वो आस्ता से चलते इस जगह पर रुका जहाँ से सब शुरू हुआ था। अंदर कदम रखे तो सामने ही किंग को बुरजुमान पाया था। फाइनली तो माँ की किंग ने खड़े होकर बाहें फैलाई थी। वो वजूद भागते हुए इसके सीने से जा लगा। कैसी हो उसके माथे पर लब रखते हुए चादर इसके सर से ढलकी थी। किंग ने मोहब्बत भरी नजर से देखा था। वजदान को पता नहीं चला ना कि तुम यहाँ हो। किंग की बात उसने नफी में सर हिलाया। तभी अचानक किंग ने अपना मास्क उतारा था। वजदान का कोई हाथ नहीं है इस सब में। ये सब बाबा का किया धरा है। वही है जिन्होंने बचपन में मेरा निकाह फस्ताद से करवा दिया। लालच में अब किसी और से मेरी शादी करवा रहे थे। वैसा आप कभी नहीं करेंगे क्योंकि अब ऐसा करने के लिए उन्हें ताकत चाहिए है जो
उसके पास नहीं है। किंग की आंखों में शोले थे। मुझे खुशी रही तुमने सब सच जानकर मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया। सिर्फ मेरी बीवी की वजह से मुझे क्रेडिट नहीं दोगे सबूर? वजदान की आवाज़ पर वो दोनों बुरी तरह चौंके थे। रिहा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। वहीं ये जानकर के किंग कोई और नहीं सबूर है। वजदान जो को झटका लगा था, मगर ये वक्त जज्बाती होने का नहीं था। सबूर ने इसके बढ़ते कदम देखे तो रिहा को बेसाख्ता अपने पीछे किया था। बेफिक्र रहो, इसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इससे दिल का रिश्ता है, मगर तुम इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर मेरे अंडर काम करते रहे। मुझे पता ही नहीं चल सका कि मैं वाकई बेवकूफ़ मर्द हूँ जो जज्बों और रिश्तों पर यकीन रखता है। वजदान की बात पर इसका दिल कटा था। वो इसे सच नहीं बता सकती थी और झूठ वो न चाहते हुए भी इससे बोल गई थी। ऐसा सच जिसकी कोई माफ़ी ना थी। रिहा का इस सब में कोई हाथ नहीं है वजदान, जानता हूँ, मगर मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। सबूर इस किंग का सच हो वो आज तक इस दुनिया से छुपाता आया है। वजदान की बात पर इसने गहरी सांस भरकर अपने पीछे छुपी रिहा को देखा था। वो अपनी वजह से अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं होने दे सकता था। ऐसा तो वो मरकर भी नहीं कर सकता था। रिहा ने इसे इशारा ऐसे मना करना चाहा, मगर उसके हाथ पर हाथ रखते से अपने होने का यकीन दिलाता रहा था। आ जाओ, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। वजदान को इशारा करता हुआ रिहा का हाथ में आगे बढ़ा तो आस्ता से इसके पीछे आ गया था। इस कोठे में माँ जमीन को वो मिला था, 11 साल का सबूर, जिसे कोई इसे अपना नहीं मानता था। अपनी माँ को दूसरों की रातें रंगीन करते देख कर इसका कलेजा चलनी होता था और वो आदमी रोज़ आकर इसकी माँ को रुलाता था। वो छोटा बच्चा डरकर माँ जमीन के पास छुप जाता था और वो खुद जुल्म की शिकार इससे खुद में छुपा लेती थी। न जाने कब तक यही सब चलता रहा। इसकी माँ एक बार फिर उम्मीद से हो गई थी। इस आदमी ने एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया था। जब बेटी की पैदाइश हुई तो एक रात वो चुपके से आकर इस बच्चे को लेके आता। इसकी माँ ने रो कर बुरा हाल कर लिया। इसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। अपनी बहन को ढूंढने बाहर निकला। कुछ आवाज आदमी ने कहते चढ़ गया और जब इसके सामने इसके बाप का चेहरा आया तो इसे यकीन नहीं आया कि इसका बाप इसे बेच सकता है। इन आदमियों ने इसकी मासूमियत छीन ली थी। वो रोता बेलखता सिसकता रहा था, मगर इन जालिमों ने इसे न पूछा। इसका बाप इसका सौदा कर गया था। वो न जाने कितने दिनों तक, न जाने कितने लोगों का निशाना बनता रहा। इसे रह रह अपनी माँ की फिक्र सता रही थी। वो पहले ही बेटी के गम में मुब्तला थी। इसकी गुमशुदगी ने इसकी माँ का क्या किया होगा। वो सोचों में गुम था। इसे यहाँ आए हुए महीना होने को आया था तब इसे पता चला कि इसका बाप इसकी बहन का सौदा करने आया था, मगर वो बच्ची बहुत छोटी थी इसलिए वो इसमें कामयाब ना हो सका। ये सुनकर इसकी नसें फूलने लगी थी, दिमाग फट रहा था। ऐसे कैसे भी करके अपने बाप का पता करना था। 1 साल 2 साल वो यूं ही दर बदर पर रखता रहा था और कभी किसी ने के बिस्तर पर तो कभी फुटपाथ पर फेंक दिया जाता था। 5 साल गुजर गए थे, वो वापस नहीं जा सका। रोज मुशक्कत के बाद वो अपनी माँ के लिए रोता था और फिर इसकी दुआएं रंग ले आई थी। वो वहां से भागने में कामयाब हुआ। अपने बाप को ढूंढ रहा था जो हमेशा की तरह जुए के अड्डे पर था। इसकी बहन का निकाह हो चुका था। अपनी माँ के पास जाना चाहता था। बहुत मुश्किल से बचते वो कोठे पे पहुंचा तो उसे माजूमी ने एक कमरे में बंद कर दिया। वो रो रहा था अपनी माँ के लिए। तब इस पर यह होना इंकशाफ हुआ कि इसकी माँ इसके पीछे गई थी और कुछ लोगों ने इसे अगवा कर लिया और फिर कुछ वक्त बाद इसकी कटी पटी लाश मिली थी जिसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था। वो बिखर गया था। ये सब करने वाला इसका अपना बाप था। ऐसे वक्तों ने माजबीन ने इसे सहारा दिया था, दुनिया की नज़रों से छुपाया था। इसकी सारी तालीम और तरबियत माजबीन ने की थी। वो इसे अपने साथ रखती थी। जितना कुछ इसे आता वो सबूर को सिखाती थी। वो उम्र में इसे बड़ी ज़रूर थी, मगर इसका तजर्बा सबसे ज़्यादा था। इसने इस कोठे के लिए बहुत कुछ किया था, सबूर के लिए भी। लेकिन इसका ख़ानदान तो बिखर चुका था। इसे अपने बाप से बदला लेना था। उस पर नज़र रखता था। जब वो जिस शहर जाता इस पर नज़र रखता और फिर वक्त गुजरता गया और वो बड़ा हो गया। इसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई जिसमें लोगों को गंदे दरिंदों से महफूज रखा जाता था। जमीर और सुबहान इसके खास आदमी थे। वो दोनों ही इसके और माजबीन की हकीकत से अनजान थे। वो माजबीन के लिए जज्बा रखता था, मगर वो इसे कोई तल्लुक नहीं रख सकता था। वो पुलिस फील्ड में इसीलिए आया था और उसे बहुत खुशी हुई वजदान से मिलकर। वो लोगों के लिए काम करता था और इसे अच्छा इन लोगों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। फिर एक कॉलेज आते इसने रिहा का रास्ता रोका, इसे सारी हकीकत बता दी। सच पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, मगर अपने बाप के रवैये से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके ताने इसने सबूर से वादा किया वो वापस इसके पास आ जाएगी और कभी निकाह पर निकाह नहीं करेगी। और ठीक निकाह के बाद वो सबूर के पास आ गई। सुभान और जमील की वजह से इसे ये सब नाटक करना पड़ा था और इन दोनों ने इसे भागने की मदद भी की थी। किंग की मौजूदगी में वो इस पर जुल्म करते थे, मगर ज़्यादा नहीं। वो और कुछ निशानात वो जानकर खुद को देती थी ताकि इन दोनों को शक ना गुजरे। वो वहाँ से निकली तो इसे समझ नहीं आया वो कहाँ जाए। जब वो अचानक वो वजदान की गाड़ी से टकराई थी, वह से ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। वजदान ने इसे लिए अपने साथ ले आया था और जब इसने वहाँ सबूर को देखा तो इसकी जान में जान आई थी। दोबारा से निकाह करने का मशवरा भी सबूर का था, क्योंकि इसके नज़दीक बचपन का निकाह नहीं होता। वो वजदान के साथ मिलकर दुश्मनों को ढूल छुटा रहा था। वजदान को इस बात का इल्म था कि किंग बुरा नहीं है, बल्कि वो हर कदम पर इसकी मदद ही करता था। वो अपने बाप को सबक सिखाना चाहता था। इसे लगता था इरहा के अगवा होने से इसका बाप कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करेगा, मगर इंतहा तब हुई जब इसने सिद्रा का सौदा करना चाहा। वो एक लालची आदमी था
और वक्त के साथ साथ इसकी लालच बढ़ती जा रही थी। सब ठीक है, मगर तुमने इसके घर पर हमला क्यों करवाया? इसके खामोश होने पर वजदान ने सवाल किया था। मैंने कोई हमला नहीं करवाया था और मेरे लोग मालूम करवा रहे हैं कि हमला किसने करवाया। अभी वो यही बात कर रहे थे जब वजदान और सबूर दोनों का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ था। फ़ोन उठाने पर जो खबर दोनों को सुनने को मिली, दोनों के कदमों से ज़मीन खींच ली गई थी। शम्स साहब को किसी ने कत्ल कर दिया। अस्पताल की सीसीटीवी ने एक शख्स नजर आया था, मगर चेहरा छुपा होने की वजह से वो लोग इसे पहचान ना पाए थे। रिहा और सिद्रा इतने वक्त बाद मिलकर खूब रोई थी और अब भी वो अपने घर की बजाय सफ़ीर के घर मौजूद थी। सबूर ने परेशानी से इन्हें देखा था। अगर इनका कत्ल किसी और ने किया है तो कौन है वो? क्या कोई और दुश्मन है? सबूर की बात पर वो चौंका था। क्या लगता है सबूर कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी हो? इनकी हर एक से दुश्मनी है। वो मेरा बाप था, मैं इसे सजा देना चाहता था, मगर मारना हरगिज़ नहीं चाहता था। ना मेरा कोई ऐसा इरादा था। वो जो कोई भी है, इसने इतना बड़ा कदम ऐसे तो नहीं उठाया होगा। सबूर, माजबीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इसकी बात पर सबूर चौंका था। वो क्या बताता कि इतने साल से गुनाह की दलदल में फंसा हुआ है, जिससे चाहकर भी वो बाहर नहीं आ सकता। इस औरत के इस पर कई एहसान है। वो मेरी गलती है जो मेरे गुनाहों को बढ़ा गई है। इसने जितनी मदद की, इसका शुक्रगुजार हूँ, मगर कुछ ऐसा है जो वो छुपाती है और कोई इससे वाकिफ नहीं है। वो अपनी बात अभी मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि जब एक खबर इन दोनों को साकित कर गई थी। माजबीन भाई ने खुदकुशी कर ली है बॉस। वजदान का एहलकार आके से बोल रहा था और वो दोनों बेयकीनी से देख रहे थे। वो दोनों फौरन से वहाँ पहुँचे थे। तब सबूर के हाथ एक खत लगा था जो किंग के नाम था। किंग, मैं जानती हूँ सच जाने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे, मगर मैं अब थक गई हूँ सच्चाई को छुपा छुपा कर। तुम्हारी माँ के मरने के बाद सिर्फ तुम्हारा बाप ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि मैं सब में बराबर की शरीक रही हूँ। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों ने मिलकर वो सब किया था और हमारा काम आसान था अभी, मगर मुझे इसकी असलियत मालूम हो गई थी। वो मेरा सौदा करने लगा था। मैं दूसरे बड़े आदमियों के साथ वक्त गुजारती थी और वो मुझे एक ठेला नहीं देता था और मैं इसकी मोहब्बत में हर चीज़ करने को तैयार हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ को रास्ते से हटा दिया और जब शम्स की बकवास बढ़ने लगी तो मैंने इसे हमेशा के लिए कोमा में भेज दिया, मगर मुझे शक था वो ज़रूर नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। मैं थक गई हूँ अपनी इस ज़िंदगी से, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ये ख़त इसके बाकी सवालों का जवाब था। हकीकत तल्ख़ थी, मगर वो सब्र कर गया था और अब इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। वक्त ऐसे गुजर रहा था जो इनके ज़ख्मों को हल्का कर गया था। सिद्रा सफ़ीर अपने घर में खुश थे। इनके 2 बच्चे थे। सफ़ीर का तबादला हो गया था, वो लाहौर शिफ्ट हो गया था। वो कब से खिड़की में खड़ी माज़ी को सोच रही थी। इनका हँसता बसता घर सब ख़त्म हो गया था तो अल्लाह ने एक नया घर दिया था। वजदान, इनके बच्चे ज़ोया और सोहम इसकी कुल कायनात है। वो अपनी सोचों में थी जब वजदान ने पीछे से आकर अपने सार में कैद किया था। इसके बाल साइड पर करते उसके कंधे पर अपने लब रखे थे। किन सोचों में गुम हो जान आप कब आए? जब आप सोचों में उलझी हुई थी, इसकी कनपट्टी पर लब रखते हुए बोला तो रिहा ने हौले से मुस्कुराते इसकी तरफ अपना रुख किया था। बहुत मिस किया मैंने आपको पूरा दिन। सोहम और ज़ोया तो सिद्रा के पास ही रुक गए थे। आज इसके गले में बाहें डाले वो मुंह बसोड़ कर बोली थी तो मुस्कुराते उसने आस्ता से इन लबों को अपने लबों से छुआ था। कोई नहीं, मैं आ गया हूं ना, मेरी जान का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। शरारत से कहते हुए इसने रिहा को बाहों में भरा था तो इसने कई मुक्के इसके कंधे पर दे मारे थे, मगर वो इसे बेड पर डालता इसके ऊपर झुक चुका था। आज से एक नई शुरुआत हमारी इसकी बंद आंखों पर लब रखते हुए इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर सारी दुनिया को भुला गया था। खत्म शुद। सॉरी रीडर्स, ये था नॉवल। नॉवल का नाम मुझे नहीं पता और राइटर का नाम भी मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताएं कि आप लोग को नॉवल कैसा लगा। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि किंग और इसकी वो जो है वो दोनों नाटक कर रहे थे। तो जो स्टार्ट में ये दिखाया था कि वो जो किंग है वो उसे किस करता है, वो सारा क्या, जब उसे पता था कि ये मेरी बहन है तो फिर वो उसके साथ ये वाली हरकतें क्यों कर रहा था? अगर वो नाटक कर रहा था, उसने लास्ट पे बताया कि वो सब नाटक कर रहा था, तो फिर वो ये वाली हरकतें क्यों कर रहा था? मतलब फिर उसे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी ना, कि वो उसकी बहन थी, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ ये हरकतें की। दूसरी बात ये है कि और जो वो रिहा थी उसे भी पता था कि ये मेरा भाई है और उसके साथ भी वो ये हरकतें कर रही थी। ये मुझे कुछ अजीब लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर ने स्टार्ट में कुछ और लिखा था, लास्ट में जाते जाते उसने कुछ और सोचा और लास्ट जो है ना उसने कुछ और कर दिया। क्योंकि अगर कोई या तो उसे स्टार्ट वाली स्टोरी भूल गई होगी राइटर को कि उसने स्टार्ट में क्या लिखा था, क्योंकि अगर उसे याद होता तो उसने ये वाली हरकत नहीं करनी थी कि वो उसका भाई है और वो उसकी बहन है, तो वो स्टार्ट में वो फिर ये क्या हरकतें कर रहे थे। ये मुझे थोड़ा अजीब नहीं बल्कि अजीब ही लगा। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। रोमांटिक था और
अगर आप लोग को नावल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।